बिहार की ट्रेजेक्ट्री मंडल कमीशन के बाद से चेंज होनी शुरू हुई। कास्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके पहले भी वो जहाँ रहते थे वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स में, उनके बड़े भाई वहाँ उनके साथ रहते थे, महावीर राय के साथ। एक बार साधु यादव ने उनको पीट दिया, महावीर राय को। अच्छा, लालू यादव जी का डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ? इनफैक्ट आप देखेंगे कि 2006-07 के आसपास, नंबर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, सैकड़ों ऐसे केस हुए जिसमें क्रिमिनल्स को सिर्फ छोटे से एक इसके लिए इल्लीगल वेपन्स को उन्होंने पकड़ा, जेल भेजा। अब उससे फायदा क्या होता है? जेल तो 2-3 साल की होगी, लेकिन फायदा क्या होता है कि जैसे ही एक बार जेल चला गया कोई बाहुबली। तो आपको क्या लगता है कि अभी हम जो इस चैलेंज से जा रहे हैं बिहार, क्या आपको लगता है बिहार दोबारा अपनी जो डिग्निटी है वो लेकर आ सकता है? क्यों नहीं? और उसी समय मंडल कमीशन आया था और मंडल कमीशन में उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से, चूंकि अगड़ी जातियों ने बहुत विरोध किया उसका, पिछड़ी जातियों ने समर्थन किया, और उन्होंने देखा वो क्लैश, और उस क्लैश में वो हीरो बन के उभरे। और सुशील कुमार मोदी की एक पुस्तक है लालू लीला, उसमें उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है कहाँ कहाँ जमीन है, कितने साइज की जमीन है, कब किसने दिया और किसको दिया। दूसरा, आपके पास नौकरी ही कितनी है, कौन बाहर से आके आपके बिहार की नौकरी ले जा रहा है? अभी ले भी जा रहे होंगे तो 50, 100, 200, 500, 1000 लोग ले जा रहे होंगे। तो नौकरी ही जब आपके पास नहीं है तो झूठ मूठ का ये पॉलिटिकल नैरेटिव की यहाँ का 100% उससे किसको फायदा होने जा रहा है? ये आप वही कर रहे हैं जो लालू जी करते थे। बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा और क्लोजली अगर मैं देखता हूँ ना, तो बिहार के बारे में जब भी आप सर्च करेंगे ना, बिहार के 19 से पहले का कुछ आपको उतना ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा ना, 2005 के बाद उतना हाईलाइटेड दिखेगा। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट दिखता है 1990 के बाद 2005 वाला हिस्सा, जिसको एक नाम दिया जाता है जंगल राज। ऐसा क्यों था? वो जंगल राज क्यों था? जैसे लालू जी को मैंने अगर उनको स्टडी करें ना बहुत ज़्यादा डीपली अगर देखोगे, तो वो काम कर रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक कुछ लोगों के मंत्री बनकर काम कर रहे थे। बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ लोग तो वो मसीहा हैं। सो मिलिंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ द इनविजिबल मिडिल। आज की शुरुआत इस एपिसोड के साथ, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हमारे बीच ऐसी हैं, और खासकर जब ये द ब्रोकन प्रोमिसेस, जब मैं जा रहा था इस बुक के थ्रू, मैंने सब कुछ पढ़ी चीज़ें, आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड। मतलब जब एक लाइन से आप सीक्वेंस वाइज, मैंने क्या किया कि नोट डाउन करने लगा कि क्या क्या हुआ है उस दौरान ना। तो बिहार के बारे में जब भी आप सर्च करेंगे ना, बिहार के 19 से पहले का कुछ आपको उतना ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा ना, 2005 के बाद उतना हाईलाइटेड दिखेगा। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट दिखता है 1990 के बाद 2005 वाला हिस्सा, और जिसको एक नाम दिया जाता है जंगल राज। ऐसा क्यों था? वो जंगल राज क्यों था? बाकी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि देखिए, हाईलाइट क्या होता है अगर आप लिटरेचर के टर्म्स में देखेंगे, या तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी स्टोरी हो, जैसे आजकल बहुत बात होती है गुजरात की ग्रोथ स्टोरी पे, पिछले 20-25 सालों की, उसमें बुक्स लिखी गई हैं, बहुत बात होती है क्योंकि उन्होंने ग्रो किया है। बात होती है महाराष्ट्र की, क्योंकि उन्होंने ग्रो किया है उस तरीके से। बैंगलोर की बात होती है, बैंगलोर पे बुक्स है, हैदराबाद पे बुक्स है, क्योंकि उन्होंने ग्रो किया है। तो ऐसे अच्छे स्टोरीज होने चाहिए, या तो फिर कोई ट्रेजेडी होनी चाहिए, कश्मीर होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई। बिहार हुआ तो ये ट्रेजेडीज है। तो बात दो एक्सट्रीम्स पे ही होती है। अगर सब कुछ बीच बीच वाला है, नॉर्मल चल रहा है, तो उससे कोई बात नहीं करता। एग्जैक्टली। तो उस सेंस में आप देखेंगे जो 90 से 2005 का पीरियड है, उस पर इतना ज्यादा चर्चाएं, बुक्स तो बहुत कम है मुझे लगता है, बुक्स तो नहीं है, और लिखा जाना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन जितना भी आर्टिकल्स, बातचीत और या चर्चा आप देखते हैं, वो इसलिए है क्योंकि जो भी हुआ उस पीरियड में, वो आप देखेंगे हमारे देश के पूरे आजाद होने के बाद किसी भी राज्य के इतिहास में, किसी भी कालखंड में आप देखेंगे वैसी चीजें नहीं हुई हैं। वो एक्सट्रीम है हर चीज का। उसको सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या सिंपल मिसगवर्नेंस प्रॉब्लम या सिंपल करप्शन प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। वो हर चीज का इतना ज्यादा एक्सट्रीम है। और ऐसी चीजें हैं जो आपसे जब बात हो रही थी, तो जिन्होंने जो उसके बाद जन्मे हैं उस पीरियड के बाद, वो तो विश्वास भी नहीं करेंगे नहीं कि ऐसे हो सकता था क्या, ऐसे ऐसे सड़कों पे हो जाती थी ऐसी चीज। आजकल के बच्चे नहीं विश्वास करते, उनको लगता है कि कहानी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दूसरा, उसको विजुअलाइज कराना मुश्किल होगा आपको। आप डर को विजुअलाइज नहीं करा सकते किसी को। एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को आप नहीं बता सकते हैं कि 90 के दशक में बिहार में एक छोटे से टाउन में रहना और डर के रहना क्या होता था। घर के गेट पे ग्रिल लगाना क्या होता था, बच्चे जब बाहर जाते थे तो क्या डर होता था कि वो बच्चा वापस आएगा कि नहीं, जो घर का व्यक्ति है वो काम करने गया है तो क्या डर होता था, वो आएगा। वो डर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिसने नहीं देखा है। तो इसलिए बहुत मुझे लगता है जितनी भी चर्चा हो कम है, क्योंकि वो पीरियड बहुत एक डार्क हिस्ट्री है उस स्टेट का, इस कंट्री का,
और सबको वो दिखना चाहिए कि ये पीरियड दोबारा कभी रिपीट ना हो, लोगों को एहसास हो, ये तो उस पर इसीलिए बात होती है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के रहते हुए, संविधान के रहते, सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हुए सारा कुछ कैसे हो गया, और ये शिफ्ट ऑफ पावर कैसे आया? ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने अपने अंडर सारा पावर कैसे ले लिया? ब्यूरोक्रेसी देखिए कभी भी पॉलिसीज वो फ्रेम नहीं करती है, डायरेक्शन फ्रेम नहीं करती है। ब्यूरोक्रेसी इज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जैसे नेता ने कहा कि मुझे इस राज्य में शिक्षा का स्तर को बहुत अच्छा करना है, तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, उसके अराउंड फटाफट पॉलिसीज बनाना स्टार्ट करेगी। वो अपने नेता या कैबिनेट को दिखाएगी, कैबिनेट उसमें 10 में से 5 पॉइंटर्स मानेगा, उसका बजट देखेगा, सब कुछ देखेगा, वो 5 कहेगी ये 5 में अच्छे लग रहे हैं, इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाएगी ब्यूरोक्रेसी। फिर वो ड्राइव डाउन होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ये तय नहीं करेगी कि मैं एजुकेशन पे ध्यान दूंगा स्टेट में। तो ब्यूरोक्रेसी वही करती है जो सत्ता उससे करवाती है, और बिहार में भी यही हुआ। बिहार में यही हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने भी देखा कि ये जो व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब वो साफ साफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि विकास नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो फिर वो ब्यूरोक्रेट क्यों उस पर दिमाग लगाए? तो इसीलिए आप देखेंगे, मैंने नंबर कोट किया अपने बुक में कि जो 60% ब्यूरोक्रेट्स थे 1992 में, उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए, क्योंकि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को लगा कि इस जगह पे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम तो सर्विस में नहीं आए। 60% ब्यूरोक्रेट्स ने डिप्यूटेशन के लिए डाल दिया, लेकिन सबको सेंट्रल डिप्यूटेशन भी नहीं मिल सकती थी, तो ज्यादातर वहीं रुक गए। तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स उसमें ऐसे थे जिन्होंने वो जो बोलते हैं ना, सत्ता की राह पकड़ ली उन्होंने कहा अब जो है यही है तो पकड़ लो, तो लालू जी के वो भक्त हो गए। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जो बोले कि अब जो है इसी के साथ काम करना है, तो किसी प्रकार से वो मैनेज करके करते रहे। और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि अब किस्मत ही हमारी है, तो एकदम एक तरह से उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने कि ठीक है यही जो है सो है। तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप से बदलाव नहीं लाएगी। दूसरा, संविधान के रहते, संविधान का प्रोटेक्टर कौन है? कोर्ट्स है, राइट। कोर्ट्स पे मैटर कब जाता है और कौन ले जाएगा? ज्यादातर केसेस में देखिए, अब ज्यादातर केसेस में एक पार्टी कौन होगी? या तो पुलिस होगी इंडिविजुअल क्राइम्स में। अब पुलिस किसके अंदर है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। तो वहां पे एविडेंस प्रोड्यूस करना, चार्जशीट करना, वो होगा तब तो कोर्ट्स कुछ करेगी। बिहार में जितने भी नरसंहार हुए आप देखेंगे 90 के दशक में, रेयरली किसी में भी कोई कन्विक्ट हुआ और सजा हुई, क्योंकि पुलिस कुछ एविडेंस ही प्रोड्यूस नहीं कर पाई। आप देखिए भागलपुर का दंगा हुआ 1989 में, 2000 लोग मारे गए। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि लालू जी जब सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा उन्होंने किसी की बात की तो मुसलमानों की बात की, और भागलपुर दंगे में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। लेकिन फिर भी उस 15 साल में, और पता होते हुए कि कौन दोषी है, उन्हीं के जाति के सारे ज्यादातर थे उसमें, उन्होंने 15 साल तक किसी को सजा नहीं दिलाई। उन सबको सजा 2007 में जाके मिली, जब नीतीश कुमार गवर्नमेंट में। बाप रे। तो स्टेट जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सेंटर की बात करते हैं, सेंटर ज्यादा क्या कर सकता है? सेंटर यही कर सकता है कि अगर स्टेट ढंग से नहीं चल रहा है तो उसको बर्खास्त कर सकता है। सेंटर पैसे दे सकता है, सेंटर ये बोल सकता है कि मेरे पैसे खर्च हुए कि नहीं, मेरे को बताओ कहां खर्च हुए। ठीक है, मैंने डेटा कोट किया बुक में कि 97 से 2000 के बीच अगर आप देखेंगे तो जो फंड्स सेंटर से आते थे, सेंट्रल असिस्टेंस से राज्य में, उसका एक सबसे मेजर हिस्सा वापस चला गया सेंटर को। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को खर्च नहीं कर पाते करता। तो स्टेट तो पैसा सेंटर दे सकता है, स्टेट यूटिलाइज करने को तैयार नहीं था। दूसरा, 1999 में नरसंहारों का बहुत ज्यादा दौर चल रहा था, और उसी में 25 जनवरी को एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है शंकर बिघा में, जहानाबाद में, जहां 23 दलितों की हत्या कर दी जाती है। और 25 जनवरी था, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस था। जो प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायणन, तभी थे, दलित प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इसको नेशनल सेम कहा, कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले देश में अगर एक जगह 23 दलितों की हत्या हो जा रही है तो हम कहां पे हैं आज? तो बहुत उस पर हल्ला होता है। उसके जस्ट 15 दिन बाद उसी जहानाबाद में थोड़ी दूर एक और गांव था, नारायणपुर। अच्छा, वहां पे 12 दलितों की हत्या हो जाती है, तो और ज्यादा हल्ला मचता है। अब केंद्र सरकार कहती है कि ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, ये राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही, तो बर्खास्त कर देती है राबड़ी देवी सरकार को। लेकिन राज्यसभा में, अब बर्खास्त करते, लेकिन राज्यसभा में इसको पास करने के लिए बहुमत नहीं था इंडिया के पास, कांग्रेस के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस समर्थन देने से इनकार कर देती है इसको, तो राबड़ी देवी फिर से चीफ मिनिस्टर बहाल हो जाती है वहां पे। और जैसी चीफ मिनिस्टर बहाल होती है, उसके 15 दिनों के बाद उसी जहानाबाद के सिनारी गांव में 34 भूमिहारों की एमसीसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है।
तो सेंटर क्या कर सकता है? सेंटर इसमें अपना प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता। लगाया उसने ना, तो आपने देखा कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, राज्यसभा में चाहिए था, और उसके 15 दिन बाद फिर से नारे में हत्या हो जाती है 34 लोगों की। और इम्पोर्टेंटली कांग्रेस के इस क्या बोलते हैं, इस समर्थन के लिए, इस दया भाव के लिए उसके 23 एमएलए थे, 23 को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा और पीछे जाएं, 90 के दशक से और 1990 से थोड़ा और पीछे जाएं, और पीछे अगर जाएंगे भारत की आज़ादी से भी पहले, हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअलिटी का, नॉलेज का, विजडम का सेंटर रहा है बिहार। हमारे पास वैशाली जैसी सभ्यताएं रही हैं, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गौतम बुद्धा हैं, महावीर हैं, सब लोग बिहार से आ रहे हैं। लेकिन बिहार का फेस अब कहीं ना कहीं हेडलाइंस में इस तरीके से आ रहा है कि हम उसको दिखा रहे हैं कि नेशनल दब्बा है हमारे लिए बिहार, है ना। भारत का पूरा एक होलिस्टिक वे में अगर देखेंगे तो बिहार ही है जो सबको पीछे लेकर जा रहा है। ऐसी एक परसेप्शन बन गई है युवाओं में भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूथ्स में। ऐसा कैसे हो गया? बहुत सारे रीजंस है। अभी एक्चुअली में आप देखेंगे तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, उसमें कोई दो मत नहीं है, डेटा यही कहता है। और बहुत सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स वो बिहार को ब्लेम करते हैं कंट्री की इकोनॉमी को ड्रैग करने के लिए। वो ब्लेम करते हैं कि बिहार जितना रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, जबकि सदर्न स्टेट्स बोलते हैं हम जितना टैक्स बढ़ते हैं उसके प्रोपोर्शन में बहुत कम सपोर्ट मिलता है। तो ये सब है। बिहार कैसे स्टेज पे पहुंचा, एक लंबी इतिहास है मेरे ख्याल से। लंबा इतिहास है। आप देखेंगे पिछले 100 वर्षों में वैसे बिहार कोई ऐसा बहुत लीडिंग स्टेट नहीं रहा इंडिया का। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो हो गया है। मेरे ख्याल से चेंज आया थोड़ा सा, आप देखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद ये चेंज आना स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट का एक रूल था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटल हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी से एक ट्रेडिंग कंपनी से फिर वो जब गवर्निंग कंपनी बनने लगे धीरे धीरे, और उनको सबसे पहले जब यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर के 1857 के बाद जब चेंज हो गई, 1800s के आसपास में, जब वो दीवानी राइट्स उनको मिले यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अब दीवानी राइट्स मिले हैं तो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल से एंटर किया था, हम सब जानते हैं अंग्रेज। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में उन्होंने एक सिस्टम लगाया जिसको उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया, जिसे फिर हम जमींदारी प्रथा बोलने लगे। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इतने खेत से इतना रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू मतलब उतना अनाज चाहिए, और वो फिक्स है। मुझे ना उससे ज्यादा चाहिए ना मुझे उससे कम चाहिए। तो अब इससे क्या हुआ कि उनको पता था कि इतने खेत से मुझे इतना ही मिलना है, तो उस जमीन पे ज्यादा उपज हो इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, राइट, उपज बढ़ाने से। तो इस कारण जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लैंड में, मान लीजिए उसके इरिगेशन में, उसकी प्रोडक्टिविटी में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अंग्रेजों को उससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें पता था कि हमें तो 85 रुपए मिलने हैं चाहे कुछ भी कर ले। तो उन्होंने लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लैंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और उसके साथ साथ जो और भी ह्यूमन कैपिटल को एनहांस करे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जिससे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसमें भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे तो बस उतना ही पैसा मिल रहा है। जबकि साउथ में जो उन्होंने लगाया रैयतवारी, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमें रेवेन्यू चाहिए वो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उतना ज्यादा चाहिए। तो अब अंग्रेजों के पास इंसेंटिव था लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, ताकि उनको रेवेन्यू ज्यादा मिल पाए। तो उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट किया, हेल्थ में किया, एजुकेशन में किया। तो ये जो पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आजकल का जो है, ये सारा इस कारण से सबसे पहले अंग्रेजों के समय पिछड़ा। जब चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ बिहार से, इंडिपेंडेंस में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बिहार में। बिहार के बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, जयप्रकाश नारायण थे, बहुत सारे लीडर्स थे बिहार से। जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी क्या हुआ कि एक पॉलिसी आई कॉल्ड द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, राइट, जिसमें कहा गया कि देश में सारी जगहों पे समान रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मिनरल का, वो गवर्नमेंट उसका जिम्मा ले लेगी। तो अगर कोयला 100 रुपए टन अवेलेबल है झारखंड में, तो महाराष्ट्र में भी 100 रुपए टन ही अवेलेबल रहेगा, वो तमिलनाडु में भी 100 रुपए टन ही मिलेगा अवेलेबल होगा। आयरन अगर आयरन और अगर उड़ीसा में अवेलेबल है 500 रुपए टन, तो वो गुजरात में भी उतने ही में मिलेगा और आंध्रा में भी उतने ही में मिलेगा। तो क्या हुआ, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कोई इंसेंटिव नहीं था इतने लैंडलॉक्ड इंटीरियर स्टेट में इंडस्ट्रीज लगाने का। उन्होंने इंडस्ट्री लगाना शुरू किया जो पोर्ट एरियाज थे, यहाँ जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ऑलरेडी अच्छी ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल थी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पोर्ट एरियाज जहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए, इंपोर्ट कर पाए मटीरियल्स। तो उसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो होना चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस,
उससे अछूता रह गया पूरा एरिया, पूरा ईस्ट इंडिया बोल लीजिए। इनफैक्ट जितने भी मिनरल बेयरिंग लैंड्स हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, सबके सब देखिए आप, वो इंडस्ट्रीज डिवॉइड रह गए। और इसके बाद एक मैं बोलूंगा सोसाइटल इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहे हैं। कास्ट इज एन इशू अक्रॉस द कंट्री, आई वुड से। बिहार में बहुत ज्यादा उसका प्ले रहा है, और उसके कारण जो सोसाइटल डिवाइड्स रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। उसके कारण जो एक सोशल हार्मनी होनी चाहिए और जनरल प्रोग्रेस की तरफ बात होनी चाहिए, वो ना हो के बहुत ज्यादा बात सिर्फ और सिर्फ होती रही। यू नो जैसे 90s में जो लालू जी का नारा था कि विकास नहीं सम्मान चाहिए, मान चाहिए। तो वो ना रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक बोलते हैं कि जैसे पाई अगर है 100 रुपए का, एक टोटल पाई है, उस पाई को बढ़ाने की बजाय उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात होती रहेगी कि वो कैसे बंटना चाहिए। किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो पाई को बढ़ाने से सबका फायदा होगा। और लास्टली 90 का दशक था, जो 90 से 2005 के बीच जिस प्रकार की मिस गवर्नेंस हुई, दैट ड्रैग डाउन बिहार इवन फर्दर, राइट। बिहार वाज ऑलरेडी द लास्ट स्टेट, और वो लास्ट में भी खुद को ही पछाड़ के वो और पीछे हो गया इनफैक्ट उन 15 सालों में। सो मल्टीपल रीजंस। अगर यही पाई चार्ट अगर हम बनाए बिहार के मौजूदा स्थिति को लेकर, अगर हम एनालिसिस करें, जैसे आपने 3 जो मेजर रीजन दिए, अगर आप पाई चार्ट बनाते हैं तो किसको कितना प्रतिशत मिलेगा बिहार की स्थिति के जिम्मेदार के रूप में? ये ऐसे परसेंटेजेस डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट आप छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ समय हो गया है उसको, वी कुड हैव ओवरकम दैट। फ्रेट इक्वलाइजेशन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और मुझे लगता है उस पर कम बात होती है। उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 40 वर्षों तक ना, 93 तक वो पॉलिसी रही, और ऐसा नहीं है कि 93 के बाद जैसे वो हट गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इधर होने लगेगा, नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लस्टर्स बन जाते हैं इंडस्ट्रीज के, और नए इंडस्ट्रीज भी उन्हीं क्लस्टर्स में आते हैं। वो किसी एकदम नए जगह पे जाके इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे उनको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क चाहिए, वहां पे स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, इंफ्रा, पूरा एक इकोसिस्टम होता है, वो नई जगह पे नहीं मिलेगा। तो वो बहुत स्ट्रांग मैं मानता हूँ। और 92 टू 2005 को मैं स्ट्रांग ज्यादा इस सेंस में मानता हूँ कि उसने बिहार को बहुत डिस्ट्रीब्यूट दिया। डेवलपमेंट का जो लैक था वो तो था ही था, लेकिन एक प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि बिहार को लोगों ने ऐसी निगाहों से देखना शुरू किया, और वहां के लोगों को, जैसे इंडस्ट्रीज आप छोड़ दीजिए, लोगों को अगर वहां नौकरी मिलती तो इनकार कर देते, या उनके फैमिलीज बोल देते नहीं बिहार में नौकरी नहीं करेगा मेरा बच्चा, राइट। किसी को वहां वो कॉलेजेस थे भी नहीं, मान लीजिए अगर पढ़ने के लिए भी जाना पड़ेगा तो इनकार कर देगा, वो दूसरी जगह के कॉलेज में पढ़ लेगा। तो लोगों ने वहां जाना तक छोड़ दिया, राइट। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स वहां से निकलने लगे। वहां के लोग जब बाहर जाने लगे तो उनको जिस प्रकार की उनको जलील होना पड़ा, हीन भावना झेलनी पड़ी, दूसरे लोगों से जो जो सुनना पड़ा, बिहारी टाइटल अपने आप में तो उस सेंस में मानता हूं कि उसने बहुत बदनाम किया उस राज्य को उन 15 सालों में। डेवलपमेंट तो खैर ऐसे भी बुरी हाल थी। अच्छा, बिहार के 1990 से अगर मैं बात करूं, जैसे आप बता रहे हैं, तो तब से लेकर अगर 2005-2000 तक की अगर बात करें तो कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में अव्वल दर्जे पे चला है, सबसे तेज चला है। और मेरे ख्याल से जब फ्रेट इक्वलाइजेशन हटाया गया, उसके बाद भी अगर इंडस्ट्रीज मूव ऑन करती तो उसको एक सिनेरियो, एक सिचुएशन वहाँ ऐसा चाहिए होता सरकार की तरफ से, ताकि वो वहाँ पे पनप पाए, वहाँ पे खुद को स्टैब्लिश कर पाए। और मे बी वहाँ से सपोर्ट ऐसा ना रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर लोकल सिनेरियो ऐसा ना बना हो कि इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहा हो, इसलिए इंडस्ट्रीज भी मूव ऑन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि व्हाट इज द इनविजिबल मिडिल ऑफ दैट पीरियड, कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम का क्या रोल था पूरी पॉलिटिक्स में, पूरी इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट में? नहीं, कास्ट हमेशा से था, ऐसा कुछ नहीं है कि 90 में आया। कास्ट डिवाइड्स भी बहुत स्ट्रांग थे। आप देखेंगे जब इनिशियली आप थोड़ा सा 50-100 साल पीछे जाएंगे तो बहुत क्लियर कास्ट डिस्टिंक्शंस थे। अगड़ी जातियां थी, जो आजकल के ओबीसी कास्ट बोलते हैं वो थे, दलित थे। और आप देखेंगे दलितों की हालत बहुत बुरी थी, जो प्रताड़ना थी वो बहुत ज्यादा थी। जो ओबीसी कास्ट थे उनकी भी हालत खराब थी। लेकिन ओबीसी कास्ट का क्या था, वो ज्यादातर टेरेंसी का काम ले लेते थे। जो बटाईदारी पे खेती दी जाती है उसमें ज्यादातर आप देखेंगे जो खास करके अपर ओबीसी कास्ट वो करते थे, तो वो थोड़ा खुद को सस्टेन भी कर पाते थे। लेकिन अब जैसी जैसी कास्ट स्पेक्ट्रम में नीचे उतरते जाएंगे, हालत और ज्यादा खराब होती जाएगी, इकोनॉमिकली, सोशली, डिग्निटी वाइज, हर तरीके से। वो डिवाइड हमेशा से था। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो शुरुआत में जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद जो एक आधिपत्य था वो ज्यादातर अगड़ी जातियों का था पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन अब देखेंगे 67 के बाद, 67 वो पहला साल था जब इलेक्शंस हुए और बिहार में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली, और पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है बिहार में।
वहां से आप देखेंगे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स फिर बनना स्टार्ट हुए, ज्यादातर देखेंगे आप ओबीसी कास्ट से बनना स्टार्ट हुए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रही, लेकिन जितने चीफ मिनिस्टर्स आए ज्यादातर ओबीसी कास्ट से आए, एक आध दलित कास्ट से भी आए। और उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स आने लगे और इन ओबीसी कास्ट को थोड़ा ये समझ आने लगा कि पॉलिटिक्स इज दैट वे टू गेन पावर और अपना एक तरह से असर्ट करना अपने आप को, पॉलिटिक्स वो रास्ता हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका बढ़ा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा असर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए सिंपल टेनेंसी में ही कि जो हक मुझे मिलता है बटाईदारी में, या जितने भी दलित कास्ट थे तो मजदूरी जो मुझे मिलती है, राइट, उस पे असर्ट करना स्टार्ट किया। सिंपल डिग्निटी के केसेस में असर्ट करना स्टार्ट किया कि किसी भी प्रकार के, जैसे गांव में होती थी बहुत ज्यादा छुआछूत, हमारे समाज की एक सच्चाई है, मानना पड़ेगा हमें। बहुत सारे ऐसे गांव होते थे जहां पे उसी गांव के दलितों को उन कुओं से पानी पीने की छूट नहीं थी, उन्हें स्कूलों में जाने की छूट नहीं थी, राइट। उसके लिए असर्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया। दलित महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था, उस पर लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। तो ये ट्रांजिशन आया धीरे धीरे, आप देखेंगे, राइट। और इस ट्रांजिशन के साथ साथ धीरे देखेंगे उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ते गया। और ये समाज का मुझे लगता है एक नेचुरल कर्व है। ये हर जगह होता है और यूपी में भी हुआ, सारी जगहों पे हुआ। और 90 के दशक आते आते आप देखेंगे कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, असर्शन एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि 90 के चुनावों में जनता दल आती है, चुनाव जीतती है, बिहार में सरकार बनाती है, लालू जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यहां तक एक नेचुरल कर्व है मेरे ख्याल से, जो बाकी स्टेट्स भी फॉलो करते हैं। लेकिन 90 के बाद क्या होता है बिहार में यूनिक, कि इस कास्ट डिवाइड को जो स्टेट होता है, मतलब जो सरकार है लेड बाय लालू जी, उसने इस प्रकार से यूज किया अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए कि वो दरार, अगर पतली सी दरार थी, थोड़ी सी दरार थी, तो एकदम चौड़ी खाई बन गई वो। क्योंकि उन्होंने एक तरह से ये समझ लिया कि मुझे एक वोट बैंक क्रिएट करना है तो खाई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने वो अगड़ी बनाम पिछड़ी की राजनीति की। और उन्हें पता था कि जितनी ज्यादा मुझे अगड़ी जातियां नापसंद करेंगी या गाली देगी, पिछड़ी जातियां उतना ज्यादा मेरे साथ और कंसोलिडेट होगी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत क्लियरली दिए जिससे वो डिवाइड जो है और बढ़ता जाए। तो लालू जी ने ये पहले भाप लिया था कि ये ऑलरेडी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और मुझे यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है वोट बैंक। थोड़ा मुझे लगता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज 77 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो इतनी उनकी समझ होगी। लेकिन और क्या, एक जो मुझे लगता है, और मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कि आप देखेंगे शुरुआत में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो काफी इंथुजियास्टिक चीफ मिनिस्टर्स थे। तो उन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत सारा एक्शन लिया, बहुत सारे छोटे छोटे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, समाज के जो पिछड़े वर्ग थे उनके पेंशन्स बढ़ा दिए, पटना के चौराहे पे खड़ा होकर खुद से ट्रैफिक मैनेज करने लगते थे। तो दलित बस्तियों में जाके वहां के बच्चों को पानी के टैंकर से नहलाने लगते थे। शुरू में थोड़ा वो डेवलपमेंट का इंक्लिनेशन दिखा, लेकिन मुझे लगता है साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ में आया कि जो विकास का रास्ता है बहुत लंबा है। आज आप एक रोड बनाना शुरू करोगे तो उसे बनाने में 5 साल लगेंगे। नहीं, आजकल तो ठीक है, अब टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत तेज बनती है। लेकिन 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, सड़कें 10-10 साल में बनती थी। एक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है तो 20 साल लगेंगे, और चुनाव हर 5 साल में आते हैं। तो उन्हें लगा कि ये रास्ता थोड़ा कठिन है, बहुत लंबा है, लोगों को समझ में भी कम आता है। आजकल तो थोड़ा बहुत विकास की बात भी होती है, 90 के दशक में कोई विकास की बात नहीं होती थी। और उसी समय मंडल कमीशन आया था, और मंडल कमीशन में उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से, चूंकि अगड़ी जातियों ने बहुत विरोध किया उसका, पिछड़ी जातियों ने समर्थन किया, और उन्होंने देखा वो क्लैश, और उस क्लैश में वो हीरो बन के उभरे थे। तो उसने उनको एक, वो मुंह में खून लगना होता है ना, वो लगा कि यार अगर ये खाई रही और मैं पिछड़ी जातियों के लिए बोलता रहा तो ये मेरे साथ कुछ भी हो जाए खड़े रहेंगे। तो लेट्स टेक दिस पाथ। और वहीं से मुझे लगता है कि उन्होंने ये रास्ता अपना लिया कि बाकी सब चीजें अलग है, एक मेरा वोट बैंक एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए, और वो तभी रहेगा जब एक वर्ग मुझे दुश्मन माने और दूसरा वर्ग मेरे साथ खड़ा रहे कि नहीं ये हमारे हीरो। बिहार की ट्रेजेक्टरी मंडल कमीशन के बाद से चेंज होनी शुरू हुई। कास्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल। लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, इकोनॉमिक्स सब तो उसी के ऊपर है। क्योंकि उस समय की अगर बात करेंगे तो बिहार की जो जीडीपी है, अगर पूरे इंडिया के साथ भी अगर आप देखेंगे, सिर्फ बिहार की ग्रोथ स्टेगनेंट थी, ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ हुई नहीं उस समय में बिहार की।
तो इसलिए सेंटर का रोल बहुत लिमिटेड है। आपने कोर्ट की बात की, इसमें आपने किताब में अपने लिखा है कि नारा लगा था रंगनाथ होशियार नागनाथ होशियार करके, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए था वो नारा। क्या था वो कहानी पूरी? तो जैसे मंडल कमीशन जब आया 1990 में, वीपी सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने तो वीपी सिंह थोड़ा सा, उनकी जो गवर्नमेंट थी अस्थिर सरकार थी, उसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से आप देखेंगे जनता दल खुद थी, उसमें लेफ्ट पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, तो एक मिलीजुली सरकार थी। तो वीपी सिंह चाहते थे कि उनकी सरकार जो जनता दल खास करके का एक वोट बैंक हो जाए जो एकदम स्थायी वोट बैंक रहे, उनको इतना अस्थिर सरकार नहीं चलाना पड़े। अब उस स्थायी वोट बैंक के साथ साथ दूसरी चीज क्या थी, उनका एक थोड़ा टसल चल रहा था तभी देवीलाल के साथ, और देवीलाल हरियाणा के आपको पता है काफी बड़े लीडर थे। तो उस कारण से भी उनको वो वोट बैंक थोड़ा अपना शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था, देख रहे थे कि देवीलाल हट गया तो उनका पूरा वोट बैंक जो था जाट गुज्जर ये वाला वोट बैंक वो चला जाएगा साथ। तो उन्होंने उनको वो कोई रास्ता देख रहे थे कि एक मजबूत मुझे समर्थक वर्ग मिले, और उस समय उनको मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन 80 में आए थे, राइट। लेकिन 10 वर्षों ने कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को अगड़ी जातियों का बहुत समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, तो कांग्रेस ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। वीपी सिंह को लगा कि बहुत अच्छा ही हो सकता है, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है अगर मैं इसको लागू कर दूं, जो पिछड़ी जातियां हैं उसका समर्थन मुझे बहुत स्ट्रांगली मिलेगा, राइट। और फिर उसमें से मुझे कैडर मिल जाएंगे जो मेरी पार्टी के लिए काम करेंगे, और एक लंबे समय तक मेरा जो जनता दल है उसका एक वोट बैंक हो जाएगा। तो वीपी सिंह लोकसभा में घोषणा कर देते हैं कि मैं मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर रहा हूँ। इसमें बहुत हंगामा मचता है, क्योंकि वीपी सिंह ने एक्चुअली किसी से कंसल्ट नहीं किया, दूसरी पार्टियों से या उस पर डिस्कशन वगैरह, वो एक यूनिलैटरल एक तरीके से घोषणा थी। तो जैसी ये घोषणा होती है बहुत प्रोटेस्ट होने लगते हैं, आप देखेंगे दिल्ली में छोटे मोटे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद ही एक डीयू का स्टूडेंट होता है राजीव गोस्वामी, वो आत्मदाह की कोशिश करता है, काफी जल भी जाता है वो, और उसके बाद आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा उमड़ पड़ते हैं। इसके विरोध में जो पिछड़ी जातियां थी उसके जो स्टूडेंट्स थे, उसके जो नेता थे, वो भी सड़कों पे आ जाते हैं इसके समर्थन में, और दोनों तरफ से बहुत टसल चलती है, और उसी में इसी को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये वैलिड है कि नहीं, ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया है। अच्छा, ये पूरा ही मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है, हाँ, ये मतलब ये किया जा सकता है कि नहीं, राइट। और सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस थे रंगनाथ जी, तो इसीलिए वो नारा दिया गया कि होशियार रंगनाथ होशियार हो जाओ। तो इसका मतलब क्या बनता है? मतलब आप इसका वर्डिक्ट देने वाले हैं, अच्छा, तो आप होशियार हो जाओ अगर गलत वर्डिक्ट दिया। अच्छा, मतलब आप बिहार में बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आप चैलेंज कर रहे हो कि होशियार हो जाओ, गलत जस्टिस मत देना। अच्छा, यहाँ से भी हो सकता है आपका। ऐसी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले सकती, बंद ही होते हैं हाथ। आप बंगाल में आज क्या कर पा रहे हैं, आप देख लीजिए ना, पुलिस तो उसी के अंदर है। मुर्शिदाबाद में आप क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। आप ज्यादा क्या कर सकते हो, आप टीम्स भेज सकते हो, जैसे वहां पे तो हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज लगाई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तब जाके सेंटर लगा पाई, राइट, तब जाके आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाओगे। अब उस केस में अगर आप बंगाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 356 लगा के सरकार को बर्खास्त कर देती है, तो आप सोचिए कि विपक्ष क्या करेगा, इतना हंगामा करेगा और ऐसे कहेगा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, कि मतलब जैसे अदर एक्सट्रीम, तो आप वो भी नहीं कर सकते। आप एज सेंटर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, कोर्ट्स जा सकते हो, लेकिन एक चुनी सरकार है, चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बहुत हाथ बंधे होते हैं आपके। सर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, जंगल राज की बात थोड़ी करनी है मुझे, क्योंकि स्पेसिफिकली उस पीरियड में बिहार का बहुत अगर आप देखेंगे कास्ट के ह्यूमैनिटी के तौर पे भी अगर आप देखेंगे, उसे लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर देखेंगे, हर तरीके से बिहार नीचे ही गया है उस दौर में। तो थोड़ा सा उस दौर में चलते हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं रही हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ने लगा तो मुझे 20 25 30 में को मिलती चली गई। आपसे सुनना चाहता हूँ कि बेस्ट सबसे टॉप में जो रहा है, जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया बिहार के लोगों का, बिहार के पॉलिटिक्स का, वो कौन सी घटनाएं रही हैं? बहुत सारी घटनाएं हैं। अब उसको कैसे आप मेजर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। कुछ घटनाएं हैं जो आपको शायद एज अ इवेंट नहीं दिखेगी, लेकिन वो अप्रोच जो है उसने बहुत नुकसान किया। तो ये जो पूरा अप्रोच ही था, विकास नहीं सम्मान चाहिए, इसने बहुत नुकसान किया। जो मैंने कहा कि वो पाई बढ़ाने पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बस इसी पे सब झगड़ते रहे कि किसको कितना मिलना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। चारा घोटाला अपने आप एक बहुत बड़ा इवेंट था,
राबड़ी देवी जी का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट था। पहली बार देश में ऐसा हुआ था कि कोई जेल जा रहा हो, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल जा रहा हो, और जेल जाते हुए उसने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जो असाक्षर हो। मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि उनकी फॉल्ट है कि वो असाक्षर है, उस समय नहीं कंडीशंस होंगी, उतनी पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाना आपको जरूरत नहीं था। आपके पास 150 विधायक थे, 150 विधायक में कितने काबिल विधायक होंगे आप सोच लीजिए, लेकिन था उनको कि सत्ता मुझे अपने पास रखनी है। उस कारण से उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उनकी पत्नी जब मुख्यमंत्री बनी, वो ओथ 3 बार में फॉल्टर करके ले पाई, ओथ लेने में उनको दिक्कत हुई। वो जब विधानसभा गई तो विधानसभा में सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी, तो जवाब देने के लिए फिर संसदीय कार्य मंत्री थे रघुनाथ झा, उनको डिप्यूट किया गया कि अब कोई भी सवाल होगा तो रघुनाथ झा जवाब देंगे। अच्छा। क्योंकि राबड़ी देवी जवाब दे नहीं सकती थी। जब उसके बाद राबड़ी देवी ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट नहीं चला रही थी, वो लालू जी जेल से चला रहे थे गवर्नमेंट, ठीक है, और उनके साथ दे रहे थे उनके जो साले थे दोनों। तो एसेंशियली जो बिहार सरकार थी वो लालू जी का डायरेक्शन था, और लालू जी के दोनों जो साले थे साधु और सुभाष यादव, वो चला रहे थे। चाहे वो आप देख ले मंत्रिमंडल में कौन मिनिस्टर बनेगा, किसकी ट्रांसफर कहाँ होगी, किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सारा कुछ यही लोग देखते हैं। ये लालू यादव और साधु यादव, राइट एंड लेफ्ट हैंड। साधु यादव सुभाष यादव दोनों के जो साले थे, इनको बोल सकते हैं हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑफ लालू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना बड़ा साम्राज्य जो जंगल राज चला रहे हैं, वो ऑब्वियसली किसी ऐसे लोगों के बिना जो आपके बहुत ज्यादा निजी हो और इतने प्रभावशाली हो, उनके बिना संभव तो है नहीं। बिल्कुल। एक इसी में एक शिल्पी जैन मर्डर केस भी आता है सामने, जिसमें मैंने कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े जिसमें इन दोनों का नाम भी आया जी। वो केस क्या था और इसमें इन दोनों की भूमिका क्या थी? जी, तो शिल्पी जैन एक पटना के बहुत फेमस क्लोथ मर्चेंट हुआ करते थे, उज्जवल कुमार जैन, उनकी बेटी थी, करीब 23 वर्ष की उम्र होगी, और मिस पटना का टाइटल जीती हुई थी, कॉलेज में पढ़ती थी। और उनके अलिजिडली बॉयफ्रेंड थे गौतम एक लंदन बेस्ड के डॉक्टर के बेटे थे, और गौतम बिहार वापस लौट के आए थे, उनको राजनीति में बहुत रुचि थी। तो गौतम ने आरजेडी का यूथ विंग ज्वाइन किया, और साधु यादव के साथ उनका उठना बैठना था। तो गौतम और शिल्पी एक रिलेशनशिप में थे, और एक दिन अचानक से क्या होता है कि शिल्पी और गौतम दोनों की डेड बॉडीज एक कार में पाई जाती है, और कार वो लॉक्ड होती है गराज में, अंदर से लॉक्ड होती है, और वो गराज होती है 12 फ्रेजर रोड जो क्वार्टर है उसके बगल में, और ये क्वार्टर था साधु यादव का। तो किसी ने पुलिस को सूचना दी कि फलाने गराज में एक कार है, उसमें लाश है। गराज अंदर से लॉक थी, तो जिसने सूचना दी मतलब उसको पहले से पता था। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक साधु यादव के समर्थक वहां पे पहुंच गए और हो हंगामा मचाने लगे। पुलिस जैसे तैसे वहां से गराज खोलती है, गाड़ी बाहर निकालती है, दोनों की अर्धनग्न लाशें थी। पुलिस को सबूत को थोड़ा सा ये करने के लिए उसको टो करके ले जाना चाहिए था गाड़ी को, लेकिन आनंद फानन में पुलिस गाड़ी ड्राइव करके लेती जाती है, वहां से भगा देती है। गौतम की जो बॉडी थी उसको आनंद फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसके परिवार की परमिशन भी नहीं ली जाती है, उनका वेट भी नहीं किया जाता है। शिल्पी जैन तो और शुरू में क्या करती है पुलिस कहती है कि सुसाइड है, तुरंत आनंद फानन में उसको सुसाइड डिक्लेयर कर देती है, लेकिन उसको बहुत हल्ला मचने लगता है, कैसे सुसाइड कैसे हो सकता है। तो फिर पुलिस कहती है कि नहीं, ये केस ऑफ पॉइजनिंग है। अच्छा। फिर पॉइजनिंग उसको बना देती है, इस पर और ज्यादा हल्ला मचता है। फिर लोग कोर्ट मूव करते हैं, जब कोर्ट मूव करते हैं तो कोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई जबकि इसकी जांच करना शुरू करती है, जांच होती है तो पाया जाता है कि शिल्पी के साथ मल्टीपल लोगों ने शिल्पी का बलात्कार किया था उसको मारने के पहले, ये पता चलता है। तो अब उसको ट्रेस करने के लिए सीबीआई क्या कहती है कि साधु यादव पे शक जाता है, तो साधु यादव से वो सैंपल मांगती है, डीएनए सैंपल मांगती है कि हम टेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स साधु यादव मना कर देते हैं कि मैं डीएनए सैंपल नहीं देने वाला हूँ, राइट। सीबीआई 4 साल बाद इस केस को क्लोज कर देती है, वो डबल सुसाइड बोल के। अब सीबीआई के साथ ऐसा कर सकते हैं यहाँ, उस जमाने में कर सकते हैं, और उसको क्लोज कर दिया जाता है। बहुत वर्षों बाद शिल्पी जैन के ब्रदर प्रशांत जैन उसको परस्यू करते रहते हैं इस केस को। काफी वर्षों के बाद प्रशांत जैन को पटना में किडनैप कर लिया जाता है, और करीब 10 दिनों तक बहुत ज्यादा जब हंगामा होता है तो और पुलिस बहुत ज्यादा पीछे लगती है, तो 10 दिनों बाद उनको छोड़ा जाता है प्रशांत जैन को। और कहा जाता है कि ये किडनैपिंग इसलिए की गई थी कि उनको सिग्नल दिया गया कि भाई तुम इस केस को परस्यू आगे मत करो, और फिर प्रशांत जैन केस को विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर केस ही हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा केस है, और
पटना में आप किसी से भी पूछेंगे तो शिल्पी जैन और गौतम का हत्याकांड हर किसी को पता होगा। और कहा जाता है कि शिल्पी जैन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मैंने देखे हैं जिसमें वो पूरी सीक्वेंस बताई गई है कि किस प्रकार से शिल्पी जैन कॉलेज जा रही होती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ, और एक कार जाते रहती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो आरजेडी के ही लोग रहते हैं, साधु यादव के दोस्त या जो भी आप बोले। और वो शिल्पी को बोलते हैं कि गौतम तो एक पटना के आउटस्कर्ट्स में एक गेस्ट हाउस है, वहां पे गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उसको गाड़ी में बैठा लेते हैं। उन्हें भी लगता है कि अच्छा गौतम के दोस्त हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, और उसे बैठा के उस गेस्ट हाउस पे ले जाते हैं, और वो गेस्ट हाउस इसी के लिए थोड़ा बदनाम होता है। पीछे से गौतम को पता चलता है कि जो ये लोग हैं शिल्पी को उठा के वहां ले गए, और उसको शक हो जाता है कि अगर उस गेस्ट हाउस में ले गए तो कुछ गड़बड़ है, तो गौतम भी पीछे पीछे भाग के वहां जाता है, और वहां पे दोनों को बांधा जाता है, शिल्पी के साथ रेप किया जाता है, दोनों को बहुत पीटा जाता है, फिर मार दिया जाता है, और दोनों की डेड बॉडीज को फिर उस गराज में बंद गाड़ी में लॉक कर दिया जाता है। थोड़ा सा साधु यादव के बारे में बताइए, किस तरीके का इंसान, मतलब क्योंकि आपका मिनिस्टर जेल में बंद है और आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके हाथ में इनसेन पावर है, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो। और शायद मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, कहीं पे वो कह रहे थे कि जो जीजा जी कहेंगे हम वही करेंगे, और थोड़ा हम वो भी करेंगे जो हमारा मन करेगा, काहे कि हम उनके साला हैं। तो ये स्टेटमेंट जब आती है और पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तब लगता है कि उस टाइम में कितना आधिपत्य रहा होगा उस पर्टिकुलर उस आप किसी से भी पूछ ले पटना में उस जमाने में कि साधु यादव अगर जीप पे निकल जाए तो लोग अपनी दुकान के शटर गिरा देते थे, ऐसा खौफ होता था। और बहुत सारे कांड हैं, कांडों की अनगिनत गिनती नहीं है। 1995 के विधानसभा इलेक्शंस में एक आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर की वाइफ को वोट देने से उन्होंने रोक दिया, राइट। उन्होंने एक बार तो लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके पहले भी वो जहाँ रहते थे वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स में, उनके बड़े भाई वहां उनके साथ रहते थे, महावीर राय के साथ। एक बार साधु यादव ने उनको पीट दिया, महावीर राय को। अच्छा। तो बहुत सारे केस है। एक इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी होते थे आरके सिन्हा, ठीक है। एक बार आरके सिन्हा को उनके चेंबर में घुस के इसलिए पीट दिया क्योंकि इनको एक अपने व्यक्ति का ट्रांसफर कराना था और वो मना कर रहे थे। सोचिए एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को उन्होंने केबिन में घुसा पीट दिया। आज के दिन में आपको लगता है इस प्रकार का भी पॉसिबल हो सकता आपने है? आईएएस ऑफिसर की बात की, आईएएस ऑफिसर को पीट दिया। मैंने बिहार में जब पढ़ रहा था आपकी किताब, वहाँ पे मुझे एक किस्सा मिला जहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर की हत्या कर दी गई। वो शायद आंध्र प्रदेश कैडर वहाँ से थे, बिहार कैडर में काम कर रहे थे। एक आईएएस ऑफिसर जिनकी वाइफ के साथ बलात्कार हुआ। ये दोनों कहानियां, मतलब आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, अनब्रिडल्ड शो ऑफ पावर था। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि साधु यादव कुछ नहीं थे, ना एमएलए थे, ना एमपी थे, कुछ भी नहीं थे, फिर भी एक ऑफिशियल बंगलो ऑक्युपाई कर रखा था कौटिल्य मार्ग। जैसे ही राबड़ी देवी की सरकार बनती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उनके नाम पे ट्रांसफर भी कर देती है कि हाँ कौटिल्य मार्ग में इनका ये आवास है साधु यादव का। और सबसे हंसी की बात यार, इंटरेस्टिंगली देखिए, वो उस घर को नाम दे देते हैं 10 जनपथ मार्ग। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट आवास है, राइट। तो उस व्यक्ति की जब आपके पास पावर इतना ज्यादा हो और आपको ये पता हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो आप इस प्रकार की चीजें फिर करने लगते हैं। आप उनकी जो रोहिणी आचार्य की शादी में देखिए जिस प्रकार का मुहिम इन लोगों ने मचाया पटना में, कि शोरूम से गाड़ियां उठा ली, 50-50 गाड़ियां उठा ली इन्होंने कि बारातियों को लाना ले जाना है, ज्वेलरी उठा ली, है ना, पेट्रोल जो भरवाया गाड़ियों में उसके पैसे नहीं दिए, मुफ्त में सब कुछ। सब फर्नीचर उठा लिया कि टेंट में लगाना है, राइट। तो वैसे लोगों से आप कानूनन आप नहीं निपट सकते। रंगदारी चलती है ये इसको रंगदारी बोलते हैं। जो भी बोल लीजिए ऐसे रंगदारी। आपने ये दो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आपने दोनों सालों की बात की, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे और पॉलिटिकल दोस्त या फिर कह लो उनके चेले रहे हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है। एक तो अपने मुझे शाहबुद्दीन एक नाम आता है, बहुत बड़ा नाम। उनके भी बहुत सारे जेल में तेजाब से नहलाने वाला एक कांड है उनका कोई, वो भी एक बार प्लीज एक्सप्लोर कीजिए कि शाहबुद्दीन का क्या रोल था और इन दोनों की, मतलब लालू यादव और शाहबुद्दीन, इन दोनों की क्या जोड़ी थी। दोनों एक दूसरे के पूरक आप बोल सकते हैं। तो जो पूरा सिवान वाला एरिया है देखेंगे वो, सो एसेंशियली क्या हुआ था 90 के दशक में, देखिए आप बिहार को आप ऐसे मान लीजिए कि अलग अलग टुकड़ों में वो बटा हुआ था और सबके एक एक राजा थे, उस प्रकार से आप देख सकते हैं रियासतें थी। हाँ, ये रियासतें थी उनकी। तो सिवान है एक रियासत है, वो शहाबुद्दीन की रियासत है। तो सिवान में कुछ भी होगा वो शहाबुद्दीन जो चाहेंगे वही होगा। डीएम एसपी ये सब समझ लीजिए आप उनके अधीन है। और लालू को भी अगर कुछ भी काम कराना होता था या कुछ भी बोलना होगा सिवान के लिए तो शहाबुद्दीन को बोलेंगे। और शहाबुद्दीन
मतलब लालू की बहुत इज्जत भी करते थे। तो उस प्रकार से सिवान में आप देखिए एक छत्र राज था शहाबुद्दीन का। बहुत सारे ऐसे कांड हुए जिसमें शहाबुद्दीन का नाम आया। एक छात्र नेता थे चंद्रशेखर, जेएनयू से पढ़ के सिवान गए, और पूरा एसएफआई को बिल्ड करने का उनको क्रेडिट दिया जाता है। और सिवान में उन्होंने बहुत जमीन से काम करना शुरू किया, वहां के लोगों के हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और उस चंद्रशेखर को वो धीरे धीरे सिवान में एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर दिखने लगे आगे आने वाले चुनावों में। तो शहाबुद्दीन को जैसे ही लगा कि यार ये तो अब थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, तो उसी सिवान के जेपी चौक पे वो एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे और वहां पर उनको गोलियों से भून दिया जाता है। और सबको पता है कि शहाबुद्दीन ने किया है। बहुत बड़ा एक जुलूस निकलता है, जो चंद्रशेखर का गांव था वहां से लेकर जेपी चौक तक हजारों हजार लोग उसमें रहते हैं। उनकी माँ रहती है, जो उस समय इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री होते हैं, और आई के गुजराल 1 लाख का चेक ऑफर करते हैं चंद्रशेखर की माँ को, और वो ठुकरा देती है। वो कहती है कि मेरी बेटी की जान की कीमत आप नहीं लगा सकते, अगर जान की कीमत लगानी है तो जो हत्यारा है उसको पकड़ के लाइए और सबके सामने उसको उसको या तो सजा दीजिए या लोगों को दे दीजिए। हम लोग उसका सब लोग जानते थे कि शहाबुद्दीन ने किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो पावर में है, राइट। चंद्रशेखर की हत्या बहुत बड़ी थी। चंदा बाबू की जो आपने बात की, उनकी बेटों की, तो क्या होता था कि आप उस समय का सिवान अगर देखेंगे तो करीब करीब हर एक दुकान में आपको शहाबुद्दीन का पोस्टर दिख जाता। दुकानों में लगा, दुकानों में कि मतलब हम आपके समर्थक हैं, एक प्रकार से सिग्नल है। आप किसी और पार्टी का झंडा लगा नहीं सकते थे वहां पे, एक प्रकार से बैन है वो, समझ लीजिए। तो झंडा लगेगा तो उस समय जनता दल, बाद में राजद, शहाबुद्दीन के लोग फोटो लगा लेते थे दिखाने के लिए कि हम तो आप ही के आदमी हैं। तो डर का माहौल था। और उसी में चंदा बाबू का एक छोटा सा दुकान था मार्केट में वहां पे, और उनके बेटे उसको चलाते थे। शहाबुद्दीन के लोग आए, अपना जो हफ्ता वसूल करते थे उसके लिए आए, और उसी में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है चंदा बाबू के बेटों के साथ। तो चंदा बाबू का उसमें एक बेटा क्या होता है, वो बगल से लाता है थोड़ा सा तेजाब डराने के लिए, और दिखा के वो डराता है। तो ये लोग 2-3 लोग होते हैं, ये लोग वापस उस समय चले जाते हैं और बाद में आते हैं पूरे दल बल के साथ। और 2 उनके 3 बेटे होते हैं, तीनों बेटों को उठाकर ले जाते हैं, खेतों में ले जाते हैं। एक जो सबसे छोटा वाला बेटा वो किसी प्रकार से निकल के भाग जाता है। बाकी दोनों बेटों को वो पूरे तेजाब से नहला देते हैं, और छोटा वाला बेटा गवाह होता है। चंदा बाबू इसको परस्यू करते हैं केस को, बहुत वर्षों तक केस चलता है। जो छोटा वाला बेटा होता है, जिस दिन गवाही होती है, गवाही के कुछ दिन पहले छोटे वाले बेटे की भी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो मुख्य गवाह था। और उस छोटे वाले के बेटे की शादी हुई थी 2 हफ्ते पहले। तीनों बेटे जो थे चंदा बाबू के, वो चले जाते, वो बस न्याय की आस में ही, मतलब वो दोनों पति पत्नी वो इंतजार करते रह जाते। और बहुत सारे ऐसे कांड हैं आप देखेंगे। कोई भी उस समय चुनावों में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था शहाबुद्दीन के अगेंस्ट। इनफैक्ट जब 2005 में आप देखेंगे ओम प्रकाश यादव जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, चुनाव के बाद उनके घरों पे गोलियां चलवाई गई, क्योंकि उस व्यक्ति ने हिम्मत किया खड़े होने। शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने का, चुनाव लड़ने का। फिर उनको सिक्योरिटी देनी पड़ी, राइट। इनफैक्ट जितने भी लेफ्ट के लोग थे, खास करके माले के, क्योंकि सिवान में वो धीरे धीरे राइज कर गए थे, उसमें से बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, कार्यालयों में घुस घुस के उनको पीटा गया। लेफ्ट को एक तरह से वहां डेसिमेट कर दिया गया, ताकि वो थ्रेट ना बने शहाबुद्दीन के लिए। ऐसा क्यों है कि ये कहानियां भारत में पहुंची नहीं? जैसे आपने किताब लिखी, ऐसी किताब और क्यों नहीं लिखी गई? शायद ये शुरुआत हो और मुझे लगता है कि मे बी इट वॉज वेटिंग टू बी टोल्ड। जैसे टुकड़ों में है ये कहानियां, जैसे ये कहानियां न्यूज़पेपर्स में है, ये कहानियां कहीं कहीं आपको लिखेगी अगर आप सर्च करेंगे तो। लेकिन मुझे भी यही जरूरत लगी जो आप बोल रहे हो कि ये ऐसे क्रेडिबल फॉर्म में क्यों नहीं है, जिसे लोग पढ़ के पूरा पैटर्न देख पाए, पूरी एक कहानी वीव कर पाए कि ऐसे 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 हुआ है। और मैं इसको शुरुआत मानता हूँ, और इसलिए आप देखेंगे पिछले 1 वर्ष में बहुत चर्चा हुई है इस पे। आपको लगता है आपने जितना लिखा इसके अलावा और कुछ लिखा जाना है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी भी है, बहुत सारी चीजें चुन चुन के लिखी है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं लिख सकते। वो एक बहुत बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मुझे लगा जो लिखा जाना चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेस है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके जो सोर्सेज है वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं। ओके। तो मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि किसी भी घटना की क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली ना उठा पाए कि नहीं ये तो ऐसी कह रहा है। जब मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें नक्सल मूवमेंट्स वाला जो सेक्शन है, उसमें आपने लिखा कि व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू बिहार इट वाज कॉमन प्लेस टू स्पॉट रेड फ्लैग फर्मली प्लांटेड इन द मिडल ऑफ अ फील्ड. Such flag declare the right of Naxalities over the land.
तो ये बिहार में जिस समय की बात हो रही है, क्योंकि ये इससे भी पहले की बात है, जब लालू जी आए थे उससे भी पहले की बात है। उसके बाद फिर लालू का स्टाइल, मतलब कहीं ना कहीं जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो स्टार्टिंग से ही पहले से इन्फ्लुएंस है ऐसी चीजों को लेकर। बोल सकते हैं आप एक तरह से, क्योंकि देखिए जो नक्सलिज्म का उदय हुआ वो 67 में हुआ, बंगाल से नक्सलबारी से। आप देखेंगे 70 के मध्य तक, खास करके इमरजेंसी के बाद वो बिहार में उसने पांव जमाना शुरू किया। और जो मैटर्स थे यही थे कि जो शुरू में नक्सलाइट के डिमांड्स थे वही थे कि जो दलित मजदूर हैं उनको उनका अधिकार मिले, कोई अत्याचार ना हो महिलाओं के साथ, जो एक प्रकार का वो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो, ये मैटर्स के साथ है। जब धीरे धीरे ये मांगे थोड़ा सा सैचुरेट होने लगी, ये पूरी होने लगी, तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो बड़े जमींदार थे तो उनके खेतों पे झंडा गाड़ना शुरू कर दिया। इतना, नक्सलाइट्स ने। हाँ, कि अब ये खेत हमारा है। जहां भी वैसे खेत थे जिस पे डिस्प्यूट था, जो लेट्स से कोर्ट में चल रहा है, तो नक्सलाइट ने झंडा गाड़ दिया कि ये अब खेत आपका नहीं, तो इसको जोत नहीं सकता है कोई। अब उसमें क्या होता था कि अगर किसी ने जोतने की हिम्मत की तो ये उसको मारने की कोशिश करेंगे, या तो मार देंगे या बच भी जाएगा। दूसरा, नक्सलाइट्स क्या करते थे कि आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। वहां पे जितने भी दलित हैं या जितने भी मजदूर हैं स्वैष्ट से, उनको एक साथ कर लेंगे और बोलेंगे कि इस खेत पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। तो खेत अगर है भी तो परती रहेगी, तो बर्बाद हो गया, उस पर कुछ हुआ नहीं, उगा नहीं। तो ये बहुत ज्यादा देखे जाने लगा। 80 के दशक में शुरू हुआ, 90 के दशक में पीक पे चला गया। पीक पे इसलिए भी गया क्योंकि जब लालू थे तो उन्होंने भी उन्हीं अगड़ी जातियों के खिलाफ इतना बोलना शुरू कर दिया, तो इससे इन्हें बल मिला। दूसरा, आप देखेंगे जो नक्सलाइट मूवमेंट्स देश के अन्य कोनों में और बिहार में, उसमें एक फर्क क्या है कि नक्सलाइट का जनरली आइडियोलॉजी रहा है क्लास बेस्ड मूवमेंट का, मतलब अमीर बनाम गरीब। वो जनरली क्लास के अगेंस्ट वॉर बोलते हैं, क्लास वॉर्स। बिहार में कास्ट वॉर्स बन गया। तो बिहार में जो नक्सल ग्रुप्स भी आप देखेंगे वो बहुत कास्ट स्पेसिफिक हो गए थे। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे एमसीसी जो एक नक्सलाइट फैक्शन था, उसमें ज्यादातर आप सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो उसके देखेंगे मेंबर्स, सारे आपको यादव जाति से दिखेंगे। तो वो कास्ट की आर्मी बन गई ज्यादा, वो क्लास आर्मी से ज्यादा। क्योंकि यही चीज़ एग्जैक्टली बाद में भी देखने को मिला, जब आपके ही मैंने किसी इंटरव्यूज वगैरह में सुना था आपसे कि लालू जी भी जब लैंड ग्रैबिंग की बातें जब आने लगी, क्योंकि जब संपत्ति अगर देखी जाए अगर लालू यादव के पूरे परिवार की, तो उनकी संपत्ति तो अपार संपत्ति है उनके पास। तो सरकारी नौकरी के अवज में भी लोग उनको ज़मीन अपनी देने लगे, चाहे अगर उन्होंने बाहुबल से हथियाने लगे। तो मुझे ये पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखा कहीं ना कहीं, जो वहाँ पे जो नक्सलाइट्स जो पैटर्न यूज़ कर रहे थे वही पैटर्न ये गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही थी। वो होगा ही ना। सी, मैंने एक जगह बुक में लिखा है कि अ, जिसके पास भी पावर आता है वो उतना ज्यादा करप्ट होता जाता है। पावर आने के बाद करप्शन से बचना बहुत बड़ा विजडम है, वो जो रेयरली कोई कर पाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप जिसके खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं, जब आप उसकी पोजीशन में आ जाते हैं तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं। तो लालू जी भी वैसे ही थे बिल्कुल। तो मैंने एक जगह बुक में एक लाइन लिखी है कि यादव बिकेम द न्यू ब्राह्मण, राइट। बिकॉज आप देखेंगे कि उसके बाद जो पावर असर्शन के मेथड में, अब जैसे लालू यादव का पावर का जितना भी असर्शन देखिए, जैसे वो अगर लॉन पे अपने बैठे हुए हैं कुर्सी पे, टेबल पे पांव चढ़ाए हुए हैं, सामने सारे उनके जितने आईएएस ऑफिसर्स है वो खड़े हैं, ये क्या है? पावर दिखा रहे हैं। या वो पान थूकने के लिए पिकदान उठवा रहे हैं, सभी आपने पिकदान उठवा रहे हैं वो सीनियर ऑफिसर्स से, क्या है? पावर दिखाने का ये एक तरीका है। कहीं भी खड़े खड़े कहीं भी गए, वो आईएएस ऑफिसर को स्पॉट पे सस्पेंड कर दिया, जाओ तुम सस्पेंड हो गए आज। क्या है? पावर दिखाने का तरीका है। तो उन्होंने भी वही किया। और आज आप देखेंगे जैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम अगर आप देखें, और सुशील कुमार मोदी की एक पुस्तक है लालू लीला, उसमें उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है कहां कहां जमीन है, कितने साइज की जमीन है, कब किसने दिया और किसको दिया। उसमें 141 लैंड के प्लॉट्स हैं जो लालू जी के पूरे परिवार को मिले हैं आज तक। 141 टोटल कुल मिला के 141 लैंड प्लॉट्स दे हैव। 30 उनके पास फ्लैट्स हैं और 6 बंगलो हैं उनके पास। एक ऐसे परिवार के पास जिनके अगर आप फोटोज देख लेंगे इमरजेंसी के या 90 तक की भी, वो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे वेटनरी कॉलेज की। कोई संपत्ति नहीं थी उनके पास। और उसमें से ज्यादातर जो आपने कहा कि वो जब रेल मंत्री बने और उन्होंने वैसे लोगों से ग्रेड 4 नौकरियों के लिए, चपरासी की नौकरी, पीएन की नौकरी, उसके लिए
वो नौकरी देने के एवज में उन्होंने जमीन लेनी शुरू कर दी। और उसमें भी आप देखिए, जैसे ये भी अगर कहते हैं कि कम से कम अपनी जाति के लोगों का वो उन्होंने भला किया, वो ज्यादातर लोगों से जिनसे उन्होंने जमीनें ली उनकी खुद की जाति के हैं। और वो इनफैक्ट सीबीआई का आप चार्जशीट अगर पढ़ेंगे उसमें दाखिल हुआ है, मैंने पढ़ा, उसमें वो जितने लोगों की नौकरियां दी गई उनके सारे सर्टिफिकेट्स भी फर्जी थे। और उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए इन्होंने स्पेशली एक स्कूल खोला था, सिर्फ वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और उस स्कूल से इन्होंने वो सर्टिफिकेट्स उनके दिखाए और उसके बाद उनको नौकरियां दी और उनसे उनका जमीन लेते गए। अगर बिहार में कोई अगर ये सारी चीजें अगर नहीं होती, बिहार में कोई कंपनी ऐसा अगर मूव ऑन कर गई होती, तो बिहार की स्थिति आज क्या होती? अलग होती इससे? बिल्कुल होती। बहुत सारे स्टेट्स है ना, अगल बगल स्टेट्स है ना, आप देखिए यूपी में कैसे चेंज आ रहा है, आज आ रहे हैं ना इंडस्ट्रीज। छत्तीसगढ़ में देखिए अच्छा हो रहा है, बहुत आ रहे हैं इंडस्ट्रीज। उड़ीसा में देखिए ग्रो कर रहा है। लालू यादव जी का डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ, कि कह सकते हैं इस घटना के बाद लालू जी का जो लोगों के ऊपर कंट्रोल है वो दबाव कम होना शुरू हुआ और उनका वहां से डाउनफॉल शुरू हो गया? मुझे लगता है चारा घोटाले से, राइट। चारा घोटाला तक आप देखेंगे 95 में इलेक्शंस वो जीत के आते हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत होती है 95 के इलेक्शंस, अपने चेहरे पे लड़के वो जीतते हैं। क्योंकि 90 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जनता दल लड़ी थी, उसमें मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था और वो एंटी कांग्रेस वेव पे ये लोग जीते थे। और एक बार जीत गए उसके बाद फिर 2-3 कंटेंडर्स थे, उसमें से लालू मुख्यमंत्री बन के बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन उनके चेहरे पे जीत नहीं थी। 95 में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है और जीत कर आते हैं, तो वो उनका पीक था मेरे ख्याल से। और उनके जीतने के तुरंत बाद फिर उनको जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है 96 में। 96 में जब सरकार बन रही थी संयुक्त मोर्चा की, तो प्रधानमंत्री के वो एक दावेदार भी थे, राइट। तो उस समय तक, और मैंने बुक में लिखा है कि वो उन्होंने एक प्रकार से बोलने लगे थे कि अब कोई माइकल लाल हमको दिल्ली जाने से नहीं रोक सकता है। चारा घोटाले के बाद आपने अपनी किताब में लिखा भी कि उन्होंने कहा था कि अब वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, हाँ, है ना? मुझे ये एहसास हो गया, उनका एहसास हुआ कि चारा घोटाला सामने आने के बाद अब प्रधानमंत्री बनने का उनका मुश्किल हो जाएगा। उनका नीतीश जी के साथ कैसा रिलेशन था, लालू यादव जी? क्योंकि एक समय पर दोनों साथ में काम कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि दोनों फिर अपने अपने रास्ते हो गए? आप देखिए दोनों करीब करीब जेपी आंदोलन की पैदाइश है, राइट। जेपी आंदोलन से निकले हैं दोनों नेता के तौर पर। लालू उसी समय एक बड़े नेता के तौर पर निकल गए, क्योंकि जो छात्र संघर्ष समिति बनी थी, लालू उसके अध्यक्ष थे जेपी आंदोलन के दौरान। और 77 में फिर वो चुनाव लड़ते हैं, लालू लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। नीतीश भी लड़ते हैं चुनाव 77 का, वो हार जाते हैं। अच्छा। नीतीश फिर 80 में भी चुनाव लड़ते हैं, नीतीश फिर हार जाते हैं, राइट। तो नीतीश उस समय तक एक, आप बोल सकते हैं कि काफी अंडरस्टेटेड, छुपे हुए या हारे हुए एक प्रकार से हम उनको बोल सकते हैं। नीतीश पहली बार जीतते हैं 1985 में बाढ़ से, जब इनफैक्ट पूरा कांग्रेस का वेव था, लेकिन उसमें भी वो जीत के आते हैं। 85 में जीत के आते हैं और मुझे लगता है वहां से थोड़ा उनका ट्रेजेक्टरी शुरू होता है। 90 में जब जनता दल जीतती है और बिहार में सरकार बनाना होता है, और जब मुख्यमंत्री पर बहुत फिर ये चल रहा होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 3 कैंडिडेट्स होते हैं, रामसुंदर दास होते हैं, लालू यादव होते हैं और एक कैंडिडेट होते हैं राजपूत कैंडिडेट। तो उसमें नीतीश जी ने बहुत मदद की लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में, और खास करके जो पिछड़े वर्ग के जितने विधायक थे उनका समर्थन जुटाने में नीतीश जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये लालू भी मानते हैं इनफैक्ट। लेकिन जैसे ही लालू मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद जो इनिशियल प्रारंभिक कुछ कुछ घटनाएं होने जाती है, तो नीतीश को लगता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है या ये वो तरीके नहीं है जिसकी हमेशा हम लोग चर्चा करते थे जब विपक्ष में रहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे, या समाजवाद के जो प्रिंसिपल्स थे ये वो फॉलो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि शुरू में जब उन्होंने देखना शुरू किया कि जब पिछड़ों को सत्ता में अधिकार देने की भी बात आई, तो नीतीश ने देखा कि वो पिछड़ों में बस एक ही जाति है जिसको अधिकार मिल रहा है, लालू जी की अपनी जाति, यादव जी। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बोलेंगे ओबीसी में 3 अपर कास्ट जो है, यादव, कोयरीज, कुर्मीज, तो बाकी कोयरीज कुर्मीज को भी उसमें स्पेस नहीं मिल रहा है और उनमें बहुत ज्यादा डिसकंटेंट आता है। और उन्होंने 1994 में जो कुर्मीज होते हैं वो बिहार में एक बहुत बड़ी रैली करते हैं गांधी मैदान में, कुर्मी चेतना रैली, इसका विरोध करने के लिए और एक प्रकार से विरोध का बिगुल फूकने के लिए कि हमें जो सत्ता में अधिकार मिलना चाहिए था वो के आने से नहीं मिला। और उसमें नीतीश थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं जाने में, क्योंकि नीतीश नहीं चाहते थे कि एक जाति के नेता के तौर पर देखे जाए, और वो बहुत खुलकर विरोध भी नहीं करना चाहते थे लालू का। लेकिन वो फिर फाइनली जाते हैं उस रैली में, और उस रैली से वो एक प्रकार से विरोध का बिगुल फूकते हैं लालू के खिलाफ,
फिर समता पार्टी बनाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, फिर बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं और वहां से फिर वो ग्रो करते हैं। फिर वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी बनते हैं, 2000 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर 2005 से आई थिंक सो बिहार की कहानी जब हम सुनते हैं, जब आपके बुक में मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने ये देखा कि बिहार में ही ऐसा हुआ है कि पहली बार कोई सिटिंग सीएम जेल भी गया। पहली बार मैंने ऐसा पढ़ा कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए कोई सीएम रहा, इतनी मल्टीपल टाइम्स चेंज होते रहे सीएम की सीट पे, कोई और फिर कोई और इतने कम कम समय के लिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही है। वहीं पे अगर हम यूपी को देखते हैं तो यूपी में भी वही रहा कि बहुत ज़्यादा आधिपत्य रहा है, खासकर पूर्वांचल वाले क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें सेम सिमिलैरिटी रही है। मतलब वहाँ पे भी बाहुबली वाला ये सब पूरा सीन चला। लेकिन वहाँ पे जब लीडरशिप ऐसी आती है, जिन्होंने अभी आप देखेंगे अतीक अहमद के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर तो खैर क्या, पुलिस की कस्टडी में मारे गए, अब जो भी राइवलरी थी, लेकिन बहुत सारे एनकाउंटर्स, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो पकड़े गए बाद में। बट आपको लग रहा है कि बिहार में ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि जब एक ऐसा है जब नहीं, बिल्कुल हुआ। हाँ। आप देखिए, सो 2005 में नीतीश जी सरकार में आए, उसके बाद आप देखेंगे जितने भी बाहुबली थे, आप आनंद मोहन को देख लीजिए, आप मुन्ना शुक्ला को देख लीजिए, आप शहाबुद्दीन को देख लीजिए, जितने भी थे सब जेल गए, सब के सब जेल गए। इनफैक्ट एक बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी थी नीतीश जी की, उस पर मैंने लिखा है कि उन्होंने सत्ता और पुलिस को अलग रखा। तो उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए मैं समर्थन जरूर लूंगा किसी भी ऐसे विधायक का जो शायद उस पर कुछ क्राइम्स और केस चल रहा हो, लेकिन पुलिस जो अपना काम करे उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। तो अगर मेरा भी कोई विधायक जेल जा रहा होगा तो जेल जाने दूंगा। अच्छा, तो ये उन्होंने डिस्टिंक्शन रखा और इसके कारण आप देखेंगे 2005 के बाद करीब करीब शायद कोई भी ऐसा बाहुबली इनफैक्ट मुझे नहीं दिखता जो जेल ना गया हो, जिसके ऊपर केस ना चला हो। कन्विक्ट हुए उसमें से बहुत सारे। पप्पू यादव देख लीजिए आप, जितने भी आप देख लीजिए, इनफैक्ट बड़े नाम है, छोटे नामों में आप देखेंगे, एक उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी बनाई और अभ्यानंद इनफैक्ट जो आईपीएस ऑफिसर बाद में वो डीजीपी बने बिहार के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कहा कि बड़े क्राइम्स में क्या होता है कि किसी को पकड़ना, उस पर चार्जशीट करना, गवाह ढूंढना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और कन्विक्ट कराना मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा क्राइम पकड़ते हैं जिसमें बहुत आसानी से चार्जशीट हो जाए और प्रूफ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इलीगल वेपन्स का हम लोग केस बनाएंगे, क्योंकि बिहार में ज्यादातर जो भी क्राइम होगा तो इलीगल वेपन्स होगा, और इलीगल वेपन्स, कोई भी बाहुबली उसके पास इलीगल वेपन्स होगा। तो उन्होंने कहा इलीगल वेपन्स पकड़ेंगे, और इलीगल वेपन्स पकड़ने पे जो फिर केस फाइल होता है उसका सबसे अच्छी चीज क्या है कि उसमें कोई इंडिपेंडेंट गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस के 2 गवाह काफी है जिन्होंने पकड़ा है। तो एक्सटर्नल कोई गवाह डर गया, पलट गया, वो सब की भी चिंता नहीं है। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि 2006-7 के आसपास, नंबर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, सैकड़ों ऐसे केस हुए जिसमें क्रिमिनल्स को सिर्फ छोटी सी एक इसके लिए कि इलीगल वेपन्स पर उन्होंने पकड़ा, जेल भेजा। अब उससे फायदा क्या होता है? जेल तो 2-3 साल की होगी, लेकिन फायदा क्या होता है कि जैसे ही एक बार जेल चला गया कोई बाहुबली, तो उसका जो साख होता है तो उसमें कमी आती है। जेल गया तो उसके जितने भी नेटवर्क्स हैं वो खत्म होंगे। जेल गया तो जब वो वापस आएगा तो एक प्रकार से वो गिल्ट, डर मन में बैठेगा। पर ये तो आइडियल सिचुएशन है ना, ऐसा होता कहाँ है? ऐसा हुआ। इनफैक्ट आप देखिए 2005 के बाद जो एक सडन शिफ्ट आया लॉ एंड ऑर्डर में, आप देखिए बिहार के, वो यही कारण था। जितने बड़े बाहुबली थे, छोटे गुंडे थे, सब जेल गए। दैट वाज अ मेजर शिफ्ट। बट जनरली परसेप्शन ये है कि जेल जाने से लोग और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जेल से ऑपरेट कर रहे होते हैं वो। अलग अलग है। सो फॉर एग्जाम्पल, दोनों तरह के केसेस है। कोई छोटा एक क्रिमिनल है, वो जेल जाएगा, कई बार वो जब जेल से बाहर आएगा तो और बड़ा क्रिमिनल बन के आएगा। एक जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल है उसको, क्योंकि क्या होता है जेल में उसके नेटवर्क्स बनते हैं वैसे जी, उसको और शह मिलता है, सो एज टू से, और वो बाहर आके अगर फैमिली या कोई इस प्रकार का प्रेशर नहीं है उस पर, तो बड़ा क्रिमिनल बनेगा। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स है उनको जेल जाके कुछ अलग नहीं मिल रहा है। उनको इनफैक्ट जेल जाने से नुकसान होगा। जैसे मैंने कहा, उनके नेटवर्क से एक तो ध्वस्त हो जाएंगे, उनका जो पैसा डेली का आ रहा होगा उसमें कमी हो जाएगा, तो इकोनॉमिकली वो वीक हो जाएंगे। बाहर आएंगे तो एक शाख में कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले से नाम था, अब सब बोल रहे हैं ये तो जेल जाके आया है। लालू यादव का जो सरकार, जैसे आपने वेपन्स डीलिंग की बात की, तो लालू यादव की सरकार का क्या पाकिस्तान से भी कोई कनेक्शन था वेपन्स के मामले में? शहाबुद्दीन पर एक रिपोर्ट लिखी थी, उस समय के डीजीपी थे डीपी ओझा, राइट। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी
उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था, और शहाबुद्दीन के घर पे जो रेड पड़ा था उसमें आप देखेंगे कि जो उनके घर से वेपन्स मिले थे उस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क थे उन वेपन्स पे। प्लस जो उनके पास वेपन्स थे उसमें वो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स थे, जैसे नाइट विजन गॉगल्स, लेजर गाइडेड गन्स। ये सिविलियंस को रखना अलाउड ही नहीं है इंडिया में, ये सिर्फ मिलिट्री के पास हो सकती, पुलिस के पास भी नहीं, सिर्फ मिलिट्री के पास। तो ये वेपन्स आए कहां से? डीपी ओझा की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक्सप्लिसिटली कि आईएसआई के इस व्यक्ति से लिंक्स है, और जो वेपन्स भी मिले वो भी साफ साफ कहते हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मार्क है उस वेपन। ये आया भारत कैसे? इलीगली लेकर आया? एग्जैक्टली, नेपाल के रूट से इलीगली आया है भारत, और एकदम वेस्टर्न बॉर्डर से बिहार तक लेकर आना, या फिर नेपाल के रास्ते। नेपाल के रास्ते। ज्यादातर आप देखेंगे वेपन्स क्राइम्स पाकिस्तान बेस्ड इंडिया में या बिहार में खास करके नेपाल के रास्ते से होते हैं। राइट सर, इतने सारे मेरे पास लिस्ट है बिहार के जितने सारे स्कैम्स हुए हैं, उनमें से एक जैसे अलकतरा घोटाला हुआ और चरवाहा विद्यालय योजना, में इन दोनों के बारे में जरूर जानना चाहता हूँ आपसे। ये दोनों क्या चीज, कौन से स्कैम है और कैसे कैसे हुए? तो अलकतरा घोटाला क्या है कि जो आप रोड देखते हैं उसमें अलकतरा जो यूज होता है, बिटुमिन, बिहार में सड़कें तो नहीं बन रही थी लेकिन बिटुमिन का घोटाला। एक ऐसा कहा जाता है कि, सॉरी टू इंटरप्ट, बट बिहार के लोगों ने जब लालू जी से कहा कि सड़कें बनवाने के लिए, तो उन्होंने शायद उनको कहा कि इस सड़कें बनवा के क्या करोगे, इस पे तो जो बड़ी कास्ट है, ऊपर ऊंची जाती है, उनकी गाड़ियां चलेंगी। करेक्ट है ना? जी, बिल्कुल कहा उनका, मैं वही तो कहा, उनका ये स्टेटेड प्रिंसिपल था कि विकास की बात मत करो मेरे से। तो बिटुमिन घोटाला में क्या हुआ कि जो हल्दिया रिफाइनरी थी वहां से बिटुमिन आता था और वो सड़क बनाने में इस्तेमाल होता था। तो उसमें करीब 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, और उसमें जो मेन अभियुक्त बन के आए वो थे इलियास हुसैन। इलियास हुसैन पथ निर्माण मंत्री थे लालू जी की सरकार में। अच्छा। और लालू जी के बहुत एकदम वफादार करीब, लॉयल, मरते दम तक वो लालू जी के साथ रहे। तो इलियास हुसैन का नाम आता है, और एक मैंने बुक में कोट किया है एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट कि वो जिन लोगों से उनकी डीलिंग हुई होगी उनसे मिलने वो दिल्ली आते हैं इलियास हुसैन, और दिल्ली से उन लोगों से पैसे लेकर वो वापस पटना आ रहे होते हैं, और एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उसमें बहुत चेकिंग नहीं रहती है, खास करके मंत्रियों की एयरपोर्ट्स पे, तो पैसे वो लेके आ रहे थे अपने सूटकेस में। लालू जी को पता चल जाता है कि ये इलियास वहां से दिल्ली से पैसे लेकर आ रहे हैं पटना। अच्छा। और लालू जी पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे, राइट, रिसीव करने इलियास हुसैन को, और वो वहां पे बाहर रहते हैं, और जैसे इलियास को देखते हैं इलियास भौचक हो जाते हैं। तो इलियास से पूछते हैं कि ए हो इलियास, बड़ा सुंदर सूटकेस लिए हो, कहाँ से खरीदे हो? राइट। तो इलियास कहते हैं कि पालिका बाजार से लिए। अच्छा। तो लालू जी पूछते हैं कितना में लिए? तो कहते हैं कि 2000 रुपये में लिए। तो लालू जी अपने साथ जो आदमी होता है उससे कहते हैं कि इलियास भाई से बैग ले लो, इलियास भाई को 3000 रुपया दे दो, 2000 बैग का और 1000 रुपया लाने का, और बैग को घर ले चलो। तो इलियास के हाथ में भी कुछ रहता नहीं है, इलियास उसमें कन्विक्ट होते हैं। इनफैक्ट बाद में उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ता है, और जब उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो इलियास हुसैन के समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से लालू जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनकी पत्नी बनी मुख्यमंत्री, तो इलियास जी के हटने से अब उनकी पत्नी को बनाना चाहिए पथ निर्माण मंत्री। अच्छा। सेम प्रिंसिपल है, लॉजिकल है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ उनके अपने परिवार पे अप्लाई होता था लालू जी का, तो नहीं बनाते। तो उसके बाद एक घोटाला जैसे चरवाहा विद्यालय योजना, कुछ जैसे लालू जी को मैंने अगर उनको स्टडी करे ना बहुत ज्यादा डीपली अगर देखोगे, तो वो काम कर रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक कुछ लोगों के मंत्री बनकर काम कर रहे थे, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ लोग तो वो मसीहा हैं। हाँ, सो ये एक नैरेटिव है, लेकिन देखिए अब इसको अगर आप लॉजिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछड़ों के या गरीबों के मसीहा हैं, उनको आवाज दी। मैं उसको थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, किसको आवाज दी और कैसे आवाज दी। आवाज देने का मतलब क्या होता है? आवाज देने का मतलब होगा कि या तो आवाज देने के कारण उनको कोई बेनिफिट हुआ हो, इकोनॉमिकली, सोशली, कुछ तो उन्होंने एडवांसमेंट किया होगा वो आवाज देने का फायदा से। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने आपस में लड़वाया अगड़ी और पिछड़ी जातियों को, तो पिछड़ी जातियां वोकल हुई, नरसंहार हुए, दोनों ने एक दूसरे को मारा काटा, हत्याएं हुई। लेकिन उस आवाज देने से फायदा किसका हुआ? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछड़ी जातियों को भी पकड़ते हैं, आप अभी जस्ट बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, उसमें सबके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ही बाहर है। क्या उस आवाज देने से आज सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उनमें से किसी जाति की कंडीशन बेटर हुई? 1990 से अभी तक में रिलेटिवली आप देखिए बेटर हुई। आज भी वो अगड़ी जातियों से पीछे ही है, अभी भी ओबीसी दलित जातियां दलित में ही, ओबीसी ओबीसी में ही है, वहां रिलेटिवली कोई चेंज नहीं है। दूसरा पैरामीटर इसी को चेक करने का है, मान लीजिए आपने बिहार में सबको आवाज दी,
फॉर एग्जाम्पल उन्हीं की कास्ट को लेते हैं, यादव को आपने आवाज दी, बगल में उत्तर प्रदेश में है, वहां तो किसी ने आवाज नहीं दी उनको इस प्रकार से। मुलायम सिंह यादव ने इतना एक्सट्रीम तो कुछ नहीं किया। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो यादवों की हालत है उससे बहुत बेहतर है बिहार में यादवों की हालत? बिल्कुल नहीं। तो ये भी एम्पेरिकल डेटा पॉइंट नहीं बोलता है। तो फिर वो आवाज देने से हुआ क्या? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक इमोटिव इशू है। अब उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया कि आवाज दी, आवाज दी। वो आवाज ऐसे नहीं मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि एक जो सोशल साइकिल है उसमें आप देखिए 90 आने तक ऑलरेडी जो पार्टिसिपेशन था ओबीसी कास्ट का पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ गया था। उसके पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, जो ईबीसी कास्ट से आते थे। उसके पहले आप मुख्यमंत्रियों में देखेंगे यादव कास्ट से, इनफैक्ट दरोगा राय मुख्यमंत्री बने, बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं था कि वो ट्रांजिशन नहीं हो रहा था। वो एक नेचुरल सोशल ट्रांजिशन है जो होगा ही होगा। उसको आप रोक भी नहीं सकते चाह के। इन्होंने बस क्या किया कि उसको पब्लिकली बोल के यूज किया अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। आप और दूसरा आप देखिए बहुत स्पेसिफिक, आप बात लेट्स से सबकी करते हैं, पिछड़े दलित सबकी, लेकिन उसमें भी आपने बहुत स्पेसिफिकली जो एडवांटेज देने की कोशिश की वो अपनी जाति के कुछ लोगों को देने की कोशिश की। जितने भी आप बोर्ड निगम पे अपॉइंटमेंट्स देखेंगे सिर्फ अपनी जाति के लोगों की। सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेट हुए और सबसे ज्यादा जो विरोध किया कुर्मियों ने किया। क्यों किया? उनको इन्होंने हिस्सा ही नहीं दिया। दलित जातियों को तो आप छोड़ ही दीजिए, इनफैक्ट उनके कंडीशन में तो कोई सुधार नहीं आया। और सेम ऐसा पपेट चीफ मिनिस्टर उनकी वाइफ ने भी ऐसा ही किया शायद। वही कह रहा हूँ स्केयर्स के लिए भी उनका ये स्टेटमेंट रहा था। वो बस कहने का है कि मैंने आवाज दे दी, क्योंकि वो नैरेटिव बना क्योंकि विकास नहीं किया, एकदम क्लियर है। जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति एकदम क्लियर है। तो मैं नैरेटिव क्या बनाऊंगा? मैं आवाज दे रहा था सबको। ठीक है। आवाज मान लीजिए एकदम वर्स्ट केस मान लीजिए दे मान भी लिया कि आपने आवाज दिया, तो आवाज के साथ साथ उनको घर भी दे देते, सड़क दे देते, पानी दे देते, सब दे देते। उससे तो और ज्यादा आवाज मिलती ना। वो क्यों नहीं आपने दिया? कास्ट सेंसस में उनको अभी हम देख पाते कि वो ऊपर एग्जैक्टली वो क्यों नहीं दिया? उन्हीं लोगों को दे देते, सिर्फ उन्हीं लोगों को आप नौकरियां दे देते, उनके लिए स्कूल अच्छे कर देते, हेल्थ सेंटर्स अच्छे कर देते। इससे अच्छा और क्या होता है आवाज देना? तो वो तो आपने दिया नहीं। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। चरवाहा विद्यालय उन्होंने शुरू किया। ये घोटाला कैसे हो गया? मतलब घोटाला अपलिफ्टमेंट के लिए था। हाँ, तो ये विजन की कमी में बोल सकता हूँ घोटाला से ज्यादा। उन्होंने क्या कहा, अब ये भी बहुत कास्ट स्पेसिफिक था। देखिए ठीक, उन्होंने क्या कहा कि जो मवेशी चराते हैं बच्चे, उनको क्या करेंगे कि वो स्कूल में आए, वहीं खेत में अपने मवेशियों को छोड़ दें और अपना तब तक स्कूल में पढ़ते रहे और फिर स्कूल के अंदर अपना मवेशी लेके घर चले जाए। स्ट्रक्चर था, जब बढ़िया स्ट्रक्चर था, मान गया मैं। लेकिन कोई भी स्कीम या पॉलिसी आइडिया लेवल में बहुत अच्छी होती है। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हम इंडिया में ना एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी बनाते हैं, स्पेसएक्स टाइप। अच्छा आइडिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आइडिया क्या, इंपॉर्टेंट है मैं उसके लिए क्या करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये बोल तो दिया मैंने। अब उन्हीं चरवाहा विद्यालयों में आपके शिक्षक है नहीं, राइट? शिक्षकों के वैकेंसीज के मैंने डेटा दिया, मैसिव वैकेंसीज। इनफैक्ट केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जब शिक्षकों की भर्ती की बात की 2001 में और कहा कि ये इसके पैसे हम देंगे, उनकी सैलरी, आपको बस शिक्षक बहाल करना। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला वो ऐसा निकाला ताकि इनकी जो कोर वोट बैंक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स, उससे से ज्यादा लोग बहाल हो। तो केंद्र ने इनकार कर दिया कि इससे तो हम करेंगे नहीं, या हाईकोर्ट चलेगा। हाईकोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने सारे पद ही खाली छोड़ दिए। तो जब शिक्षक है नहीं उस चरवाहा विद्यालय में तो पढ़ाएगा कौन? वो तो प्लान तो बहुत अच्छा है। दूसरा, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है इन चरवाहा विद्यालयों को? और क्या सिर्फ और सिर्फ मवेशी जो बच्चे चरा रहे हैं सिर्फ वही पढ़ने जाएंगे, बाकी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो लोगों ने इसको कास्ट स्पेसिफिक स्कीम के तौर पर देखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो सिर्फ अपनी जाति के लोगों के लिए चला रहे हैं, तो बाकी लोग उससे दूर हट गए। इसलिए इंप्लीमेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। डू यू ऑल्सो थिंक कि 1990 से लेकर 2005 तक में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है बिहार का? बहुत ज्यादा डेटा है 1991 तक, और इसका पैटर्न है। देखिए, आजादी के बाद से हमारे यहाँ माइग्रेशन होने लगा, लेकिन उस समय जो माइग्रेशन होता था, आप देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन से मेनली स्टार्ट हुआ। ज्यादातर जो मजदूर होते थे वो पंजाब के खेतों में जाते थे काम करने बुआई के सीजन में, और फिर लौट आते थे। तो सीजनल माइग्रेशन था 2-3 महीनों का। ठीक है, फिर यहां आ जाते थे। 90 के बाद आप देखेंगे जो माइग्रेशन था उसमें चेंज आया कि ये लोग अब शहरी केंद्रों पे ज्यादा जाने लगे, दिल्ली जाने लगे, सूरत जाने लगे, मुंबई जाने लगे, ऐसी जगहों पे जाने लगे। और वो लौट के आने के लिए नहीं जाने लगे,
परमानेंट सेटल होने। परमानेंट जाने लगे वहां पे नौकरियों के लिए, साल भर की नौकरियों के लिए जाने लगे। तो 91 में जितना माइग्रेशन था बिहार से, 2001 में उसका 3 गुना माइग्रेशन था, 200% मोर। ये डेटा है। एक तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग गए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए गए, गार्ड की, स्वीपर की, पीएन की, जो भी नौकरी, क्लर्क की, उसके लिए गए। दूसरा, जो सेफ फील नहीं कर रहे थे वो भी बाहर गए। डॉक्टर्स के अपहरण हुए तो डॉक्टर्स ने कहा यहाँ पे क्यों प्रैक्टिस करें, वो बाहर बाहर गए। चले गए। इंजीनियर्स ने यहाँ पे काम करने से सबसे प्राइम टारगेट इंजीनियर्स होते थे, हत्याओं के, रंगदारी के, वसूली के। उनको लगता था इंजीनियर के पास सबसे ज्यादा पैसा होता भी था, वो भागने लगे वहां से। जो भी वहां पे पढ़ने वाले बच्चे थे उसको लोगों ने निकाल दिया अपने अपने घरों से कि भाई तुम चले जाओ बाहर ही कहीं पढ़ लो, यहाँ तो मद्रास है। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, प्रोफेशनल क्लास था, उसका भी माइग्रेशन हुआ, जो मजदूर था उसका भी माइग्रेशन हुआ। एंड वो फिर चलते आ रहा है, उसके बाद से वो तो आज तक नहीं रुका है। और आज तक ये होता आ रहा है कि बिहार में रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग अभी भी बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद हमको ये सुनने को मिल रहा है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने अपनी डिग्री पूरी की, वहाँ पे भी मैक्सिमम मेजोरिटी लोग बिहार से ही हैं बच्चे, है ना? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और लोग कहते हैं यार तुम आके यहाँ पे तुम, मतलब बिहार को एक अलग बदनाम किया हुआ है इन सारी चीज़ों में। आपको क्या लगता है कि अगर आपको 5 मिनट दे दिया जाए लालू लालू जी के साथ एक कमरे में, ये सवाल आप तक कभी तक नहीं पहुंचा होगा, अगर आपके सामने लालू जी बैठे हो, उनसे आप क्या बोलेंगे? I would want to understand कि या क्या पूछेंगे? हाँ, मैं ये जरूर समझना चाहूंगा। मैं तो एक मुझे पूछना चाहूंगा कि जो आवाज देने वाला आपका नैरेटिव है, मतलब ये आप सच में इस पे विश्वास करते हैं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए करते हैं, पहला। दूसरा, समझने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको गिल्ट है इस बात का कि उस 15 वर्षों में जब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे और आप इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जा सकते थे कि जिसने एक स्टेट को टर्न अराउंड कर दिया, जहां के लोगों को, मतलब गरीबी, अत्याचार जो भी था, उसको एकदम पलट के रख दिया, बदल के रख दिया। जब आप वो कर सकते थे और आपने वो नहीं किया, बल्कि गिरे हुए राज्य को आपने और गिरा दिया, तो ये गिल्ट है कि आपके मन में ये वो दुख होता है क्या कि उसको लोग जंगल राज बोलते हैं? उस पीरियड को इतनी ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ती है, इतनी ज्यादा कि आज तक लोग उस पार्टी से अगर दूर भागते हैं उसको वोट देने से, तो उस समय के कारण याद करते हैं। तो ऐसा क्या बुरा किया होगा किसी ने कि लोग 20 साल के बाद भी उसको भूलने को तैयार नहीं है, आज भी उसको माफ करने को तैयार नहीं है, 20 साल के बाद भी। रेयरली होता है ऐसा हिस्ट्री में, लोग जनरली माफ कर देते हैं 5 साल में, 10 साल में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया 75 में, उन्हें 80 में लोगों ने फिर से जिता दिया, 5 साल के अंदर। सोचिए इन्होंने क्या किया होगा कि 20-20 साल तक लोग भूलने को तैयार नहीं। और इनके सक्सेसर्स को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे तेजस्वी की भी अगर बात करें, बात आप जो भी करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शंस में क्या दिखा रहे हैं। जैसे बात करने को तो लालू जी बोलते थे कि हम सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं और ये वो, लेकिन एक्शन में आप क्या कर रहे हैं? तो तेजस्वी आज भी जैसे बोलते हैं कि हम A to Z की अब पार्टी है, अब MY की पार्टी नहीं। ठीक है, लेकिन अक्सर जो उनकी अब पॉलिसीज या बातचीत देखेंगे उसमें वो घूम फिर कर अपनी जाति और अपने कोर पे आ जाते हैं। अभी जैसे उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि हम सरकार बनाएंगे तो बिहार में डोमिसाइल लागू करेंगे कि 100% जॉब्स। 100% डोमिसाइल। सबसे बड़ा तो कितना हास्यास्पद है कि एक तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है, कोर्ट्स अलाउ नहीं करती आपको 100% किसी में आप रिजर्वेशन डोमिसाइल लगा दें। दूसरा, आपके पास नौकरी ही कितनी है, कौन बाहर से आके आपके बिहार की नौकरी ले जा रहा है भाई? ले भी जा रहे होंगे तो 50, 100, 200, 500, 1000 लोग ले जा रहे होंगे। तो नौकरी ही जब आपके पास नहीं है तो झूठ मूठ का ये पॉलिटिकल नैरेटिव की यहाँ का 100%, उससे किसको फायदा होने जा रहा है? ये आप वही कर रहे हैं जो लालू जी करते थे कि बाहरी लोगों को विलेन दिखा दे रहे। अच्छा, वो बाहर से दूसरे स्टेट वाले, अब कोई महाराष्ट्र से बिहार में नौकरी करने तो नहीं आता है। 5 आदमी अगर है ही है तो वो क्या बिहार के सारी नौकरियां खा गए? वो भी मुझे लगता है कि सेंट्रल सर्विसेज के लोग हैं, होंगे ना। करेक्ट। तो ये एंड दिस इज ये थॉट की कमी है। देखिए, राइट, वो ये नहीं बात कर रहे कि नौकरियां क्रिएट कैसे करेंगे। अभी भी वही चल रहा है जो पाई चार्ट की बात है, बस वो रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। Exactly. अभी भी देखिए पूरा का पूरा नैरेटिव इस पे है कि रिजर्वेशन ये होना चाहिए तो इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन उसको कैसे बेहतर बनाए इस पे बात नहीं करते हम। फॉर एग्जाम्पल, जब लालू जी सरकार में रहे 15 वर्षों तक और नीतीश जी ने कहा था, कर्पूरी ठाकुर का ये फॉर्मूला था कि ओबीसी को ओबीसी और ईबीसी में बांटना चाहिए, नहीं तो जो ओबीसी का पूरा बेनिफिट है वो टॉप के 4-5 कास्ट को ही मिलता रहेगा और जो बाकी कास्ट से ओबीसी में उसको उसका फायदा 150 कास्ट है ओबीसी में।
उसको नहीं मिलेगा। ओबीसी के अंदर 150 कास्ट है। बिल्कुल, जो ओवरऑल ओबीसी आप देखेंगे, ओबीसी प्लस ईबीसी मिला ओके। तो उसमें 150 कास्ट है। तो और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलेंगे वो टॉप के 5-10 कास्ट को मिलेंगे। बॉटम के 40-50 कास्ट को तो जिंदगी में 1% बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। तो ओबीसी ईबीसी बाइफर्केशन की बात की थी कर्पूरी ठाकुर ने, नीतीश जी उसकी बात करते थे, लालू जी ने कभी नहीं की 15 वर्षों तक, क्योंकि उनको लगा कि बाइफर्केट कर देंगे तो जो कंसोलिडेशन है मेरा वोट बैंक का वो खत्म हो जाएगा। आज भी आप देखेंगे तेजस्वी कभी उसकी बात नहीं करते, नीतीश कुमार ने वो किया ओबीसी ईबीसी बाइफर्केशन, और बहुत फायदा हुआ ईबीसी कास्ट को उससे, जो उसमें भी पिछड़ी जाती थी उसको आगे आने का मौका मिला। तो आज अगर तेजस्वी को बात करना चाहिए तो इस पे बात करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया है, उसको कैसे पहले एफिशिएंट बना सकते हैं। राइट, जो सिस्टम ऑलरेडी बने अब हुए। उसमें जैसे डेटा आया तो जो मान लीजिए ऐसी जातियां हैं जो एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुकी है कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अब बहुत हद तक ठीक हो चुका है, तो वो बात करे कि अब उनको रिजर्वेशन ना देके वैसी जातियों को ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाए जिसको अभी भी जरूरत है। राइट, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि कुछ सबसे पहले उनकी खुद की जाति उसमें आने लगेगी। तो वहां पे आपको थॉट प्रोसेस दिख जाता है कि ये व्यक्ति अपने पिताजी की कॉपी है, वो अलग नहीं है। ठीक है, एक पार्टी आइडियोलॉजी बन गई है वो चीजें। सर अभी क्या है ना कि यूथ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इन सारी चीजों से, ये बाहुबली कल्चर, ये स्कॉर्पियो की कतारें फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा अभी यूथ आने भी लगे, इन्फ्लुएंस भी होने लगे पॉलिटिक्स में, या युवा मोर्चा के तहत अगर जुड़े या फिर किसी और तरीके से जुड़े। सो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं जो यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? जो यूथ आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, बहुत खुशी की बात है, फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि नहीं, आना बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो राइट रीजन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कारण से आ रहे हैं उससे ही पूरा शेप हो जाएगा उनका लाइफ का, जो क्या करने वाले हैं वो। तो अगर कोई गलत रीजन से पॉलिटिक्स एंटर कर रहा है तो इंटर करके भी गलत करता रहेगा जिंदगी भर, तो उसके आने का बहुत फायदा नहीं। जैसे एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी की मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छे रीजन से आते हैं, काम करना है, सेवा करना है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इसलिए आते हैं क्योंकि एक बड़ा बंगला मिलेगा, 4 गाड़ी मिलेगी, 10 नौकर मिलेंगे। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा कहा तैयारी करते के समय, ग्रे एरिया भी है इसमें कि यार वो जो शान शौकत है वो इस कारण से, तो वो आप देखेंगे कभी भी वो जाके भी ब्यूरोक्रेसी में अच्छा नहीं कर पाते, उनका फोकस ही वही था। सेम विद पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिक्स में इसलिए आएंगे कि यार बाहुबल 4 आदमी साथ में चलेगा, गार्ड है, ये है, भाषण देंगे और नेता की तरह जिंदाबाद होगा, वो कभी का अच्छा नहीं करेगा। He'll keep chasing the wrong goals. He'll keep chasing कि भीड़ चाहिए मुझे, माइक चाहिए मुझे, जिंदाबाद चाहिए मुझे, ये चाहिए। लेकिन जो समझ पा रहा है कि पॉलिटिक्स में जो 95% काम बहुत बोरिंग काम होता है, उसमें कोई ग्लैमर नहीं होता है, वो बहुत घिसने वाला काम होता है, बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंस का काम होता है। जिसको ये समझ होगी, जिसको पता होगा कि यहाँ स्टेज पे भी जाना होगा, भाषण भी देना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपको एड्रेस करना है 5-10 हजार लोगों को, तो आप स्टेज पे माइक से बोलेंगे, लेकिन वो कोर नहीं है। राइट, वो तो मैसेजिंग के लिए है, वो आप दिन रात आपको वो नहीं करना है। बाकी 95% ऑफ द टाइम्स आपको ग्राउंड पे रह के लोगों की समस्याएं समझना, उनके साथ रहना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना, उनके साथ ऑफिसेज जाना, उनके साथ उठना बैठना, बेसिक चीजें अपने स्तर पे जहां जो बदलाव ला सकते हैं, शिक्षा में, अपने बगल के स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, उस पर बात करना। तो वो ग्राइंड अगर लोग नहीं कर रहे हैं या लोग उस ग्राइंड को करने के लिए नहीं आए पॉलिटिक्स में, तो जिंदगी भर वो फिर गलत ही चीजें करते रहेंगे। जितना मैंने आपके बुक में से पढ़ा और जो भी अभी तक मैं समझ पाया और जितना मेरा इंटेलेक्ट कहता है कि 1990 से लेकर 2005 या 2010 अभी तक भी बिहार ने ना अपना बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है ग्रोथ का। तो आपको क्या लगता है कि अभी हम जो इस चैलेंज से जा रहे हैं बिहार, क्या आपको लगता है बिहार दोबारा अपनी जो डिग्निटी है वो लेकर आ सकता है? क्यों नहीं, हर स्टेट ला सकता है। बहुत सारे स्टेट्स को हमने टर्न अराउंड होते देखा है। उत्तर प्रदेश बगल, मतलब उत्तर प्रदेश, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एकदम टॉप से बॉटम पे गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बॉटम से टॉप पे हैं। देयर आर एग्जांपल्स। ये सवाल नहीं कि हो सकता है, नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बट सवाल ये है कि कैसे हो सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो रास्ता हमने पकड़ लिया कि वहाँ जॉब्स क्रिएट करने से स्टार्ट किया हमने, वहाँ पे हम लोगों ने, अब जॉब्स कुछ भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो क्योंकि लैंड नहीं है, सर्विस सेक्टर जॉब्स हो सकते हैं, सिंपल बीपीओ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर थोड़ा केपीओ कर सकते हैं, वहाँ की एजुकेशन को थोड़ा सुधार सकते हैं, कॉलेजेस बेटर कर सकते हैं, कॉलेजेस के नंबर्स बढ़ा सकते हैं। अब वहाँ से इंजीनियरिंग करने के लिए सबको बाहर जाना पड़ रहा है, मेडिकल करने के लिए सबको बाहर जाना पड़ रहा है, बेसिक बीबीए बीसीए एमबीए करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, उसके कॉलेजेस के अपॉर्चुनिटीज वहाँ बढ़ाते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा करते हैं, कनेक्टिविटी पे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम हुआ है, दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ। रोड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे,
थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा अच्छा करते हैं, इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए कॉन्फिडेंस दिलाते हैं उनमें कि आप बिहार में आइएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक नैरेटिव है और लोग अब वो नैरेटिव देख के बैठे रहते हैं। अब जो बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिहार का नाम सुनते ही बोलते हैं नहीं उधर नहीं नहीं, उधर नहीं जाएंगे, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस दिलाना, उनसे बात करना कि मेरी जिम्मेदारी है, सीएम हाउस विल बी विद यू इफ एनीथिंग हैपेंस, वो कॉन्फिडेंस दिलाना। तो इट्स अ लॉन्ग पाथ, वो एक दिन में टर्न अराउंड नहीं होगा, ये भी आपको समझना होगा। और इस तरह के पॉलिसीज से और पॉलिटिक्स से बचना जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। जैसे मैंने तेजस्वी वाला एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल आजकल वो चल रहा है तेजस्वी का कि हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक महिला को 3,000 रुपए देंगे। आपको प्रत्येक महिला को 100 रुपए देने की औकात नहीं है अभी स्टेट की, इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन है। एक एक रुपए के लिए अभी ये स्टेट तरसता है कि और कैसे इन्वेस्ट करें। 3,000 रुपए क्यों आप दोगे? उसको आप दूसरे तरीके से उन्हीं महिलाओं को दीजिए ना। उन्हीं महिलाओं के मान लीजिए जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है उसको अच्छा कर दीजिए, उनके बच्चों के हेल्थ पे, उनके बच्चों के एजुकेशन पे अच्छा कीजिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पैसे खर्च कीजिए, उन्हीं में से कुछ महिलाओं को स्वावलंबी बनाइए। उस पे बात नहीं करेंगे, डिपेंडेंसी की बात होती है हमेशा की जनता को, क्योंकि वो ना क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव उससे नहीं बनेगा, नहीं बन रहा। तो ऐसे चीप पॉलिटिकल नैरेटिव जो बना है उससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। सवाल पूछने की जरूरत है कि पैसा लाओगे कहां से, तुम कहां से पैसा लाओगे, उसका जवाब दो। So it was really inciting, very insightful talking to you, and I think बहुत कुछ ऐसा है मैं जो जितना आपने बुक में लिखा है वो सबके ऊपर बात करना तो पॉसिबल इतनी कम समय में नहीं है, लेकिन बुक पढ़ के बहुत मुझे ऐसा फील हुआ कि काफ़ी कुछ जानने को मिला उस पीरियड के बारे में, उस बिहार जो भी समय से बिहार गुजरा, क्योंकि वो आम पब्लिक डोमेन में तो अभी तक है नहीं इतनी सारी चीज़ें, और थी भी तो अब वो इतनी पुरानी हो गई कि लोग जाकर उसको देखना नहीं चाहते। लेकिन बिहार के, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक वही चीज़ है जो आप डिफेंड कर सकते हो बिहार को लेकर कि भाई बिहार ने झेला भी बहुत कुछ है अभी तक। बिहार इज़ नॉट नॉर्मल जैसे बाकी स्टेट्स हैं, बिहार ने काफ़ी कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड आई थिंक बहुत सारे इंसाइट लोगों को इससे मिलेंगे भी। एंड आपकी ये बुक आप द ब्रोकन प्रोमिसेस, मैं इस पे कवर नहीं कवर वो नहीं खा सकता, बट स्टिल I'll recommend all our listeners to please read this book at once before आप समझ पाएंगे इस किताब को पढ़ने के बाद कि बिहार ने क्या क्या झेला है और बिहार कितनी सारी प्रॉब्लम से निकला। बिकॉज द ब्रोकन प्रोमिसेस कवर्स ऑल द स्टोरीज विच एवर बिहार इज फेसिंग, क्योंकि सिर्फ 1990 के बाद 2005 तक की कहानी ही नहीं, बिहार में ये कहानी लगभग जब से बिहार पूरा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक बिहार को वो डायस मिला ही नहीं है जिसके ऊपर बिहार आकर अपनी बात रख सके या फिर बिहार अपनी ग्रोथ की बात कर सके, क्योंकि कभी लीडर्स, कभी इकोनॉमिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस, सो बिहार को वो नैरेटिव ही नहीं मिला और वो लीडरशिप ही नहीं मिली जो बिहार को आगे लेकर जा सके। आई होप दिस बुक ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द थॉट ऑफ आवर यूथ, क्योंकि यूथ का क्लियर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस बुक, and thank you for being with us. No, thank you for having me here. Thank you.